तो ये हमारे सामने एक बेसिकली एक प्लांट है जो कि ग्रो हो रहा है, राइट। तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक से लेता हूँ तो बिल्कुल एकदम सीड से प्लांट जो होता है उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है, राइट, उसकी ग्रोथ होती जाती है, जैसे इसमें हो रहा है GIF में। सिमिलरली इस टाइप से ये और ज़्यादा क्लियर है। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली इससे भी अच्छे अच्छे देख रखे होंगे, मेरे को मिल नहीं रहा था तो मैंने सिंपल दिखा दिया तुमको। तो जो भी है हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि टाइम के साथ साथ जो प्लांट होता है वो बेसिकली ग्रोथ होते होते कहाँ तक पहुँच जाता है, वो बेसिकली उसकी ग्रोथ हो जाती है और वो ट्री तक बन जाता है, राइट। तो अगर मैं इसका एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये कुछ, मान इसको हम टाइम एक्सेस बोल देते हैं और इसको बोलते हैं ग्रोथ एक्सेस। ठीक है ना। तो क्या होगा एक्चुअली में, होगा क्या, मतलब ये टाइम t को 0 होगा जब तुमने सीड लगाई है, राइट। और तब से लेकर के पूरा जब वो प्लांट बन जाएगा, प्लांट से वो और बड़ा होगा, बड़ा होते होते ट्री बन जाएगा और फिर एक पॉइंट के बाद ट्री के बाद उसकी सब पत्तियां झड़ जाएंगी, उसकी फिर डेथ भी हो जाएगी। तो पूरा ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको लाइफ टाइम तक इसको बना दिया, ठीक है, समझ लेना अभी तक, ठीक है। तो अब क्या होगा, t को 0 से लाइफ टाइम तक हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। और ये जो मैंने एक्सेस बनाया है ये है ग्रोथ का। ग्रोथ मतलब ओवरऑल ग्रोथ ले सकते हो या फिर अगर तुम अपने दिमाग में चाहो तो प्लांट की हाइट बेसिकली। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्लांट की जो हाइट होती है वो पूरे उसके लाइफ टाइम तक बढ़ती रहती है? नहीं, है ना, थोड़ी बहुत ही, मतलब पहले स्टार्टिंग में बढ़ती होगी और फिर जाके कांस्टेंट हो जाती होगी, तो कुछ इस टाइप का रहता होगा, राइट। और फिर यहाँ पे जाके वो प्लांट की डेथ हो जाती है लाइफ टाइम पे, राइट। तो इस प्लांट पे ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, इस ग्राफ में एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये क्या ग्राफ तुम्हें बताता है? ये ग्राफ मुझे ये बताता है कि टाइम के साथ साथ उसकी हाइट बढ़ रही है और फिर आगे जाके कांस्टेंट हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये ग्राफ मुझे एक और चीज बताता है कि हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ तो हो ही रहा था। मतलब अगर मैं ले लूँ, मान लो यहाँ पे मैं ले लूँ, मान लो 3 साल हो गए जब तुमने सीड लगाए थे और ये हुआ 3.2, नहीं 3.2 तो नहीं बोलेंगे, हाँ मतलब 3 ईयर्स 2 महीना, ठीक है, 3 साल 2 महीना। तो इन 2 महीनों के बीच में, है ना, इतनी यहाँ से लेकर के अगर मैं ऐसे देख लूँ तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि इतनी ग्रोथ हुई उसकी हाइट में, है ना। पहले पहले ये हाइट थी उसकी, ये वाली हाइट थी पहले उसकी, ठीक है, और अब कितनी हाइट हो गई, अब ये कुछ उसकी हाइट हो गई 2 महीनों में, है ना, 2 महीने में इतनी हाइट बढ़ गई उसकी, देखा जाए तो कितनी, इतनी हाइट बढ़ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इन 2 महीनों में कुछ भी ना हुआ हो? बोलो, ऐसा हो सकता है कि 2 महीनों में कुछ ना हुआ हो, है ना। और अगर 2 महीनों में कुछ नहीं हुआ तो एकदम से तो बढ़ेगी नहीं, है ना, धीरे। अगर 2 महीने में कुछ भी नहीं हुआ तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा, इस टाइप से करके जो मैंने बनाया यहाँ पे, कि 2 महीने में कुछ हुआ ही नहीं, उसकी हाइट जैसी थी वैसी रही, तो ये ग्राफ बनेगा कि नहीं? ये थोड़ा बनेगा कोई। ये जो ग्राफ उन्होंने यहाँ पे गायब कर दिया, इसका तो मतलब ये हो गया कि t को 3 पे उसकी डेथ हो गई और t को 3 ईयर्स 2 मंथ पे उसकी फिर से जिंदा हो गया वो, और इतनी ही हाइट पे जिंदा हुआ, ये मतलब हुआ इस बात का। तो ये तो इस बात का तो कोई सेंस नहीं बना, ठीक है। तो अगर मैं तुम ये बोलना चाह रहे हो ना कि उसकी हाइट सेम रही, तो मैं थोड़ा सा ग्राफ को चेंज करके ऐसा बनाऊंगा कि अगर ये इस टाइप से है तो तुम्हारा मन ये है कि यहाँ से लेकर के वो कांस्टेंट रही हाइट, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ कि वो कांस्टेंट रह गई और फिर आगे जाके फिर से इंक्रीज करने लग गई, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। पर कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि बीच में ग्राफ ही ना हो, है ना, कि बीच में कोई एरिया ना हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में गायब हो जाए, जैसे इतना एरिया गायब नहीं हो सकता कभी भी है। गायब होने का मतलब अलग हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ हमारी लाइफ चल रही है, राइट। तो टाइम अगर चल रहा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, है ना। बेसिकली जब बिग बैंग हुआ था बाई चांस, राइट, तो जब बिग बैंग हुआ है तो बिग बैंग के साथ साथ टाइम तुम्हारा बना है, ऐसा बोला जाता है। मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि बिग बैंग हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा भी इसमें 50-50 है, मेरे को पक्का नहीं है। तो अगर बिग बैंग हुआ था मान लेते हैं, तो तब से हम मान लेते हैं कि हम उसको हमने t को 0 बोला है, तो तब से लेकर के जितना भी टाइम बीता है उतने में कुछ ना कुछ तो हुआ ही है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बिग बैंग के ठीक 5 सेकंड के बाद से लेकर के 6 सेकंड तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ज़्यादातर बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस हुआ था बेसिकली, मतलब जैसे बिग बैंग के बाद से आपका पूरा यूनिवर्स एक तरीके से डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब मतलब पूरा स्पेस टाइम जो अच्छा था बिछा हुआ था वो बेसिकली डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्बेंस कहेंगे इस चीज को, राइट। तो बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस 1 सेकंड में 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है कि हाँ मतलब कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ बिग बैंग के बाद, जैसे बोलते हैं ना कि एक्सपैंड हो रहे थे सारे प्लैनेट जो भी है। तो बेसिकली ये हुआ ना कि एक्सपेंशन जो है तुम्हारा बेसिकली वो नहीं हुआ, तो तुम इसको ऐसे दिखाओगे कि कांस्टेंट रहा, ये नहीं दिखाओगे कि ग्राफ ही गायब हो गया, ठीक है। तो मैं फालतू में लेकर आया वैसे इस एंगल को, लेकिन फिर भी ऐसी इंटरेस्ट के लिए लगा दिया यहाँ पे कि टाइम के साथ साथ हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो टाइम का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस बनता है, ठीक है। तो टाइम में कभी नहीं हो सकता ब्रेक कि 5 सेकंड के बाद सीधे 6 सेकंड में कोई गाड़ी शुरू हुई, उसके बीच में कुछ है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, और क्या, मतलब ये मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में, तो मैं यहाँ पे तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में कंटिन्यूस चीज क्या होती है। जैसे टाइम जो है वो एक कंटिन्यूस फिनोमेना है, राइट, कि टाइम में कभी ब्रेक नहीं आ सकता। तुमने शायद अगर तुमने हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो उसमें टाइम फ्रीज होता है। टाइम फ्रीज क्या होता है कि जैसे टाइम t को 3 पर फ्रीज हो गया। फ्रीज होना अलग चीज होती है, क्योंकि t को 3 से लेकर के 4 अलग चीज हो गई। 3 से 4 यानी कि तुम आगे बढ़े हो टाइम में, राइट, और 3 पे फ्रीज हो जाना यानी कि 3 पे तुमने एक दूसरा डायमेंशन बना लिया। खैर कहाँ जा रहा हूँ मैं करके, जो भी है छोड़ो उसको। तो 3 से 4 तक बेसिकली कंटिन्यूस रहेगा, राइट। तो कंटिन्यूस ग्राफ का मतलब मेरे पास इतना था कि अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस के साथ वैल्यू बढ़ रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ भी बढ़ना चाहिए, ठीक है।
अब हम अपने ज़रा मैथमेटिकल वर्ल्ड में लौट के आ जाते हैं, जो कि इतना बोरिंग नहीं है जितना तुम्हें लग रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मतलब काफ़ी बढ़िया चैप्टर है ये देखा जाए तो। ठीक है, तो अगर तो किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई तो रहने दो, मैंने ऐसी पता नहीं क्यों डाला इसमें। अब मैं सिंपल बताता हूँ कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे जाने। तो मैथमेटिकली अगर तुम देखना चाहो तो एक ऐसा ग्राफ जहाँ पे तुम्हें पेन ना उठाना पड़े, रियल सेंस उसका वही है बस, कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे शुरू हो रहा हूँ, ये मैंने अपना एक्स एक्सिस बना दी, ये मैंने सिंपल वाई एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस यानी कि वो अपना एफ एक्स हो गया, ये है ना, ये अपना एक्स हो गया। तो अगर मैं मानो यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है, ये मेरा ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से करके अगर मैं शुरू हो गया तो फिर बीच में कुछ ब्रेक नहीं आना चाहिए। क्या ये मैंने क्या ये सही बनाया क्या? ना ना ना, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ पोती नहीं करनी है। अरे यार ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, क्योंकि अगर तुम वर्टिकल लाइन बना दोगे तो 2-3 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये तो मैंने फंक्शन ही नहीं बनाया। रुक जाओ, थोड़ा और ज़रा अच्छे से फॉर्मली समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ पे समझते हैं कि जब मैंने तुम्हें ये दिया था ना कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ठीक है, जब मैंने तुमसे ये पूछा था कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एक्चुअल में ग्राफ कैसे होता है, तो हमने क्या किया था, हमने जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया था तो हम लोगों ने एक्चुअली में कुछ वैल्यू पुट्स करी थी, राइट, कुछ वैल्यू पुट करी थी। यानी कि अगर मैंने इसमें x इक्वल्स टू 0 डाल दिया तो y इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने इसमें x इक्वल्स टू 1 डाल दिया तो फिर y इक्वल्स टू 1 हो गया था। फिर जब मैंने इसमें x इक्वल्स टू 2 डाला था तो y जो था वो 4 हो गया था, ठीक है। सिमिलरली जब इसमें मैंने 3 डाला था तो 9 आ गया था, 4 डाला था तो 16 आ गया था, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम -1 डालोगे तो 1 आ जाएगा, -2 डालोगे तो 4 आ जाएगा। इसी को हम लोगों ने प्लॉट कर दिया था। तो प्लॉट कैसे किया था तो वो भी चलो एक बार करके दिखाते हैं जल्दी से। तो अगर तुम प्लॉट करना चाहो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 पे क्या था, 0 ही था। 1 पे क्या था, 1 पे 1 ही था, राइट। और -1 पे भी 1 ही था। फिर 2 पे क्या हुआ, 2 पे एकदम से बड़ा 4 हो गया, है ना। और यहाँ पर भी -2 पे एकदम से 4 ही हो गया इस पे भी। और जो तुम्हारा 3 है, 3 पे एकदम से 9 हो गया। और फिर -3 पे भी क्या हो गया, 9। फिर मैंने बोला था कि इनको जोड़ दो। तुमने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि क्यों जोड़ा तुमने, है ना, ऐसे कैसे जोड़ दिया। तो अगर तुमने शायद उस टाइम पे अपने आपको ऐसे अपनी क्यूरियोसिटी को शांत किया होगा ये सोच के कि इसके बीच में अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँगा, मैंने ले लिया 1.5 या 1.75 या जो भी तुम्हारा मन है ले सकते हो, तो उसका भी जो वैल्यू है वो इसी में ही कहीं आ रहा होगा, राइट, कि भाई 1 से 4 के बीच में इसका आंसर आ रहा होगा, इसलिए मैंने ऐसे जोड़ दिया, है ना। ये तो मतलब बना इस बात का, पर मैंने कहीं एक बार भी प्रूफ तो नहीं किया कहीं पर भी, है ना। मैंने तो एक बार भी नहीं बोला कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायरेक्टली जोड़ दो। तुम्हारे खुद के दिमाग ने जो तुमने सीखा है बचपन में, हमने हमेशा यही मान लिया कि कभी भी अगर हम वैल्यू पुटिंग सीखेंगे 9-10 में, जितने भी तुमने अगर कोई ग्राफ बनाए होंगे उसमें हमेशा ऐसे सिखाया जाता था। तो जब मैं तुम्हें स्टार्टिंग में, है ना, जब 11वीं क्लास की स्टार्टिंग में जब इस टाइप की बातें करी तो तुम एकदम से मान गए, क्योंकि तुम्हारे 9-10 में यही सिखाया गया था कि यार पॉइंट्स होंगे और उनको सिंपल जोड़ देना है। पर तुम्हें ये दिमाग में तुम्हारे सामने क्वेश्चन से तब आना चाहिए था जब हमने GIF का ग्राफ डिस्कस किया था, क्योंकि GIF का ग्राफ अगर तुम्हें याद हो तो उसमें तो मामला गड़बड़ होता है ना। तो उसमें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, कुछ इस टाइप का, राइट, कि ऐसे यहाँ से ये ऐसे फिर ऐसे, है ना, ये तो बनता है, ऐसे बनता है बिल्कुल। तब तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि तुम्हें उस टाइम में मैंने प्रूव कर दिया था कि नहीं जोड़ सकते, है ना, कि मतलब मैंने पूरा एकदम समझाया था कि GIF फंक्शन का क्या है क्या नहीं है, राइट। तो तब तो तुम्हारे दिमाग में समझ में आ गया था। पर ये ग्राफ जो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, ये ग्राफ और इस ग्राफ में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये जो तुम्हारे सामने बनाया गया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इस पे हर पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1.699999, उसके लिए भी इसी ग्राफ में वैल्यू होगी। पर ऐसा इसमें जरूरी है क्या GIF में? ना, क्योंकि इसमें तो तुम कोई भी इंटीजर ले लो, है ना, कुछ ना कुछ ब्रेकिंग आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, ये कुछ भी नहीं है, ये तो हवा है खाली, राइट। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें, है ना, कुछ तो हो रहा है इसमें। इस ग्राफ में और उस ग्राफ में क्या फर्क है? कोई बोलेगा कि इसमें वैल्यू नहीं है, मैंने कहा वैल्यू हर एक में, इसका भी डोमेन R है और ऊपर वाले का भी डोमेन R है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले का डोमेन जो है वो R है, और जो GIF वाला फंक्शन है उसका भी डोमेन R है। तो ये क्या मांझड़ा है यार, तो दोनों का डोमेन R है यार। ये तो दोनों का डोमेन R है, तो उसका सीधा फंडा ये है कि इस वाले में जब R हो रहा है ना तो कंटिन्यूस है कहानी। कंटिन्यूस कैसी है कि मतलब एक फील ऐसी आ रही है कि सब कुछ जुड़ा जुड़ा सा लग रहा है, पर इसमें जुड़ा जुड़ा सा नहीं लग रहा। तो मैं कैसे पहचानूं ये, मतलब मुझे दिमाग से दिख तो रहा है कि सब जुड़ा हुआ नहीं है और उसमें जुड़ा हुआ है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगी जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो उसी का पूरा जो डेफिनेशन है उसमें मजा आएगा, वही समझने वाले हैं इस बार। क्योंकि अगर तुम ऊपर वाले ग्राफ को देखोगे तो ऊपर वाले ग्राफ का रियल फोटो कुछ इस टाइप से आता है ना, है ना, ये तो मैंने उल्टा सीधा बना दिया, पर एक्चुअल कुछ इसी टाइप का फोटो आता है ना, यू टाइप का। और 0 पे ये वैल्यू होती है, 1 पे भी ये वैल्यू होती है, 2 पे भी ये होती है ना, 3 पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे, 4 पे, ये सब वैल्यूज होती हैं। अगर तुम इनके बीच के दो वैल्यूज भी ले लोगे तो वो भी यही आएंगे, ठीक है। अगर तुम इनके बीच के दो वैल्यूज भी ले लोगे तब भी वही आने वाले हैं, समझ गए। लेकिन तब भी यार, मतलब चलो वैल्यूज तुमने लगा दी तो तुम ये सब पॉइंट ही तो लगा दोगे, तुमने ये जोड़ कैसे दिया? जब तक तुम इनफाइनाइट पॉइंट जो है उनको प्लॉट करके नहीं देख सकते, सारे के सारे इनफाइनाइट प्लॉट्स, क्योंकि -1 से -2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, राइट। तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए तुम्हें वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी और तब जाके तुम स्ट्रेट लाइन फाइनली बना सकते हो। क्या हमारे इतना टाइम है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई सुपर कंप्यूटर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो फिर कैसे करें यार? तो फिर इस काम के लिए ही तो कैलकुलस को बनाया गया है। यही तो मैजिक है कि जो काम कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता, जो कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, जिसके लिए तुम्हें इनफाइनाइट पॉइंट्स को निकालने के लिए तुम्हें इनफाइनाइट टाइम चाहिए,
कॉमन सेंस, राइट। तो उस काम को करने के लिए कैलकुलस विद इन 10 से 15 सेकंड में तुम्हें आंसर दे देगा कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। कि पक्की बात होगी कि तुम अगर इन पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे करके डायरेक्टली भी जोड़ दोगे ना, बिना इनको कैलकुलेट करे, तब भी तुम्हारा आंसर सही है। तुम ऐसे जोड़ सकते हो, और ऐसा तब जोड़ सकते हैं अगर ये दे रखा हो कि ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस है। अगर तुमसे कोई ये कोड वर्ड लिख देना, कोड वर्ड, ये कोड वर्ड है कि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस, ओहो कंटिन्यूस, तेरे कान में फूक दिया मैंने, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। जैसे कंटिन्यूस है तो तुम तुरंत बोलोगे अच्छा ये 2 पॉइंट जुड़े हुए हैं ऐसे करके, अच्छा ये पॉइंट जुड़े हुए हैं, ओहो अच्छा 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 अच्छा, सही बेटा जोड़ दो, सीधी सीधी जोड़ दो, हाँ हाँ जोड़ दो बस। जैसे बचपन में करते थे नर्सरी क्लास में, जब हम लोग को ड्राइंग सिखाई जाती थी तो उसमें ड्राइंग बुक्स ऐसी तो होती थी कि वो पॉइंट पॉइंट होते थे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 98 99 तक बहुत सारे पॉइंट्स होते थे। उसको जोड़ दो तो कभी लड़की बन जाती थी, कभी हुई सेंटा क्लॉज बन जाता था, इस टाइप की चीज़ बन जाती थी, राइट। उसी टाइप का हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, और ये बड़ा मजेदार भी लगता है ना। तो ये चीज़ जो है ये सब तुम सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हो अगर तुम्हें किसी ने कान में फूक रखा हो कि जो जिसका तुम ग्राफ बना रहे हो ना ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे किसी ने बोले कि ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस ये भी कोड वर्ड है, इसका क्या मतलब है बाद में बताऊंगा, अभी तो कोड वर्ड की तरह समझो इसको कि डिसकंटिन्यूस है। तो कभी जिंदगी में भी मत सोच लेना ये काम करने का जो तुमने अभी पाप कर दिया यहाँ पे। अगर तुम्हें ये पॉइंट दे रखे हैं, अगर तुम्हें इस टाइप से पॉइंट दे दिए मैंने, और मैंने बोला कि यार ये फंक्शन जो है ना ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, तो फिर अब सोचना पड़ेगा। लेकिन अब ये नहीं पता, क्योंकि अब तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा जुड़े और फिर ये ऐसे हो जाए, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है ऐसे जुड़े और फिर कुछ बीच में कुछ ब्रेक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब तो कुछ कह ही नहीं सकते अब तो, है ना, अब तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी कि चल क्या रहा है यहाँ पे, है ना। कि कंटिन्यूस में जो होता है, जब जो हम लोगों ने बचपन से अभी तक जो वैल्यू पुटिंग करी है, जो अभी तक हम लोगों ने बचपन से वैल्यू पुटिंग करी है, वो वैल्यू पुटिंग एक्चुअल में हम लोगों ने पहले एजम्पशन ले लिया कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। वो बात सही है कि हमने एजम्पशन सही लिया था, क्योंकि y को x का सच में कंटिन्यूस होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कंटिन्यूस एक्चुअल में होता ही क्या है, ये सब चीजें अभी पढ़ेंगे। पर ये एजम्पशन है, ये कोड वर्ड जो था, ये जो कान में फूकना था, ये मैंने अपने में फुका लिया था। मतलब बेसिकली मेरे से किसी ने बोल दिया था कि कंटिन्यूस है, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया तो सही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो तुम अब जान लो, है ना, कि क्या मेरे को समझ में आया उस टाइम पे, ठीक है। तो अब वो हम तुम्हें समझाएंगे, राइट, मजा आएगा काफी। तो और आगे बढ़ते हैं। आगे हम ऐसे समझते हैं कि बेसिक एनालॉजी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, तुम्हारे सामने दोनों को बना ही देते हैं, y = x² का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक ग्राफ हैं जो शायद हर किसी बच्चे को याद रहते हैं, आई थिंक सो। GIF का भी इतनी बार बना लिया होगा यार कि याद ही हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। ये तो मुझसे कभी भी ढंग से नहीं बनता, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, राइट, है ना। तो सही है। और इसका ग्राफ क्या बनता था, इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है आपका, है ना, ये तो आपका ग्राफ बनता है। तो अब हम ये समझेंगे कि बेसिकली फ़र्क क्या है, क्या एनालॉजी है, क्या नहीं है, ठीक है। उससे तुम्हें काफ़ी जगहों पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी डेफिनेट लेवल पे, ठीक है। तो अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ और मैं बोल देता हूँ, मानो मैंने बोला x = 4, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई x = 4 तो होगा ही। चलो x = 2 ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उस वाले में वरना ज़्यादा बनाना पड़ेगा। x = 3 ले लिया, तो x = 3 पे इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है, अगर मैं देखूंगा तो इसकी वैल्यू है 9, राइट, क्योंकि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाता है। इसमें क्या होगा, ये है 1, सॉरी ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। अगर मैं 3 पे देखूंगा तो 3 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिब्बे x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, राइट। तो 3 पे डिब्बे x की वैल्यू 3 होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर अगर मैं देखूं तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा भारी रूप में डिफरेंस है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इधर देखूं x = 3, अगर मैं अपना पेन यहाँ से शुरू करूं, पेन जिससे मैं बना रहा हूँ इस टाइम पे, इस पेन को अगर मैं इधर से इधर ले जाऊँ, इधर से इधर ले जाऊँ, तो क्या मुझे कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जब मैं लेफ्ट से राइट गया, x = 3 को जब मैंने क्रॉस किया, ग्राफ मेरा ऐसा मान लो, ग्राफ मेरी रोड है, ठीक है, मेरा जो पेन है वो मेरा वो है, गाड़ी है, ठीक है। तो मेरी गाड़ी की रेस यहाँ से शुरू हो रही है, जब मैं गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक लेकर गया तो क्या मुझे बीच में कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम आराम से स्मूथ निकल गया, एकदम नया बना हुआ हाईवे, भाई सब मजा आ गया, है ना। तो हम बोलेंगे x = 3 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई जंप नहीं पड़ा बीच में। जंप का मतलब समझते हो, रोड पे जब जंप पड़ता है ऐसे करके खचाक करके, सही है, ये रोड होती है। जब रोड होती है ना, तुमने शायद देखी भी होंगी, जैसे वो होते हैं ना स्पीड ब्रेकर होते हैं, स्पीड ब्रेकर से भी खतरनाक चीज़ होती है जंप, ठीक है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, पर वो काइंड ऑफ तुम स्पीड ब्रेकर की तरह ही समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। फिर भी तो तुम ऐसे समझो बिल्कुल इस चीज़ को। सिमिलरली अब मैं इधर देखता हूँ तो ये मेरी अच्छी खासी रोड चल रही थी, ये अच्छी खासी रोड चल रही थी, यहाँ पे जाके एकदम से खाई आ गई है ना, इसके आगे रोड खत्म, एकदम से रोड खत्म, और पता नहीं कैसे जादुई तरीके से एक हवा में एक हाईवे है जो यहाँ से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है, एकदम इमेजिनेशन बन रही दिमाग में कि तुम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ चल रहे थे, ये तुम्हारी गाड़ी थी, ठीक है, ये तुम्हारी गाड़ी चल रही थी यहाँ पे अच्छी खासी, तुम अच्छे खासे यहाँ तक चल रहे थे, एकदम से देखा अरे भाई खाई आगे तो खाई है। तो x = 3 पे यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एकदम से जादुई तरीके से एक हवा में एक रोड लटक रही है, तो मैं यहाँ पे कूद करके इसके पास पहुंचना है, अपनी गाड़ी को यहाँ लाना है कूद करके, है ना भाई साहब, क्या बात है, कूद करके, वाह। और फिर आगे जाना है, और फिर आगे खाई आ जाएगी, फिर तुम्हें अपनी गाड़ी को कूदवाना पड़ेगा। इस कूदने को बोलते हैं स्टेप अप करना, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप ग्राफ, है ना। वो तो खैर अलग बात हो गई, पर तुम समझ गए बेसिकली कि इसमें, इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में जमीन आसमान का फर्क हो गया x = 3 पे।
इनफैक्ट x इक्वल टू 3 पे क्या, तुम तो सीधे बोल सकते हो कि चाहे x इक्वल टू 2 ले लो तुम, या तुम x इक्वल टू 1 ले लो, चाहे x इक्वल टू 4 ले लो। हर इंटीजर में पहले वाले ग्राफ और दूसरे वाले ग्राफ में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इसमें तुम्हारी जो रोड है बिल्कुल क्लीन है ना, इधर से मतलब मैं किसी को भी लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही। पर अगर मैं इधर देखूंगा आपका GIF वाला फंक्शन देखूंगा डिब्बा x, ठीक, यहाँ पे तो तुम्हारी गाड़ी है, उसको तो भाई साहब हवा में जंप मारना पड़ रहा है, उसको जंप मारना पड़ रहा है राइट, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो हम क्रूड लेवल पर समझ गए कि इसको इस ग्राफ को, तो मैं याद है मैंने इसको बोला था कंटिन्यूस, ठीक है, इस ग्राफ को मैंने बोला था कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस होता है लगातार, ठीक है, लगातार स्मूथ है एकदम राइट, तो कंटिन्यूस ये होता है राइट, एंड डिसकंटिन्यूस ये है तुम्हारे पास। तो अब मैं क्या एनालॉजी समझा, मैं ये समझा कि अगर मुझसे किसी ने बोल दिया कि किसी पॉइंट के अराउंड, जैसे x इक्वल टू 3 है यहाँ पर, जिसको मैंने अपने कंसिडरेशन में लिया था, उस पॉइंट के अराउंड जो मेरा ग्राफ है, अगर उसको मैं एज अ रोड मान लूँ, उसको एज अ रोड मान लूँ, और उसको मैं लेफ्ट से राइट पास करूँ और बीच में कोई जंप ना आए, कोई धक्का ना आए, कुछ भी ना आए, तो वो ग्राफ मेरा कंटिन्यूस है। और बीच में इस टाइप का कोई जंप आ गया, देन दैट ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस। क्या ये बेसिक लेवल की फील समझ में आ रही है? इसको थोड़ा फॉर्मलाइज कर दें, थोड़ा लिख दें इसको कुछ, अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा एकदम से, उस बात की तुम मेरे से टेंशन मत लेना, थोड़ा जरा एक बेहतरीन लेवल पे खेलेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं और कुछ फॉर्मल यहाँ पे लिख रखा है, कंटिन्यूटी की फील लिखी है इसमें, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके बेसिस पे हम कंटिन्यूटी की फील बनाएंगे। तो क्या है, ये लिखा हुआ है एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर उसका ग्राफ अनब्रोकन होगा। अनब्रोकन यानी कि बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए, मतलब समझ गया ना, जैसे मतलब एकदम ऐसे होना चाहिए एकदम बढ़िया करके, बीच में कोई ऐसे ओपन सर्कल और ये क्या नाम है उल्टा सीधा ऊपर नीचे, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। ये हम लोग को मतलब ये अभी तक मेरे को समझ में आ रहा है, जितना अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी। हेलो एवरीवन, ये मैंने नहीं किया आज, क्या जब ये सो कंटिन्यूटी की फील जो है इसमें यही है कि एक फंक्शन कंटिन्यूस तभी होता है जब उसका ग्राफ जो है वो अनब्रोकन होता है। क्या ये बात सच है? मतलब 90% सच है। अभी इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे तो तुम अपने आप ही समझ जाओगे कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये कितनी सच है और कितनी गलत है ना। हर कंडीशन के लिए सही नहीं है ये, लेकिन कोई टेंशन मत लो, अभी के लिए तुम बना सकते हैं ना, दिमाग के अंदर फीड कर दोगे, उसके बाद ये अपने आप ही तोड़ूंगा तुम्हारे लिए मैं कि ये चीज़ कंप्लीटली सही नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, इस ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। तो फिर से हमारे पास एक हुआ है ये x इक्वल टू a वाला जो पॉइंट है, इस पे अपनी गाड़ी को चढ़ाते हैं। तो हमारी गाड़ी यहाँ से आ रही थी, ठीक है, यहाँ आ रही थी, अच्छी गाड़ी चल रही थी, गाड़ी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, पर यहाँ पे आते क्या हुआ, फिर से वही हुआ कि आगे जाके क्या गई, खाई आ गई। अब क्या करना है, ऊपर जंप मारना पड़ेगा। लो बेटे जंप मारा, जैसे ही जंप मारा तुरंत आया बेटा, जंप मारना मतलब डिसकंटिन्यूस, बात खत्म। जंप मारना मतलब कि भाई साहब ये पॉइंट तो हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया ये तो, ठीक है। अगर डिसकंटिन्यूस हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू a, ये जो मेरा पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोल सकते हैं, POD, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्या मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मुझे जंप मारना पड़ा, ठीक है। सिमिलर अगर मैं इधर देखूँ, इस वाले ग्राफ को देखूँ, सेकंड वाले को, तो यहाँ पर भी अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो कोई बोलेगा कि यहाँ तो अगर तुम इधर से इधर जा रहे हो तो ये लोग निकल गए यहाँ पे, पर ये बीच में ये जो ओपन सर्कल है क्या है, ये क्या है, ये ओपन सर्कल, ये ऐसी जगह, ये ओपन सर्कल एक्चुअल में ग्राफ का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये जैसे तुम ऐसे चल रहे थे, बीच में हल्का सा एक पॉइंट का डिफरेंस आया, इसलिए ओपन सर्कल बनाया है, और ये तुम ऐसे चले तो ये बीच में रोड तो खत्म हो गई ना, ये एक तरीके से गड्ढा छोड़ोगी तो रोड ही खत्म हो गई यहाँ पे। ऐसे मान लो तुम एक मतलब एक हाईवे पे जा रहे थे, ये तुम्हारी रोड है ना, ये तुम्हारी रोड है, सही, ये तुम्हारी रोड है ऐसे करके, ये ब्रिज टाइप का है, ठीक है ना, ये तुम्हारा ब्रिज टाइप का है, और ब्रिज में यहाँ बीच में टूट गई गाड़ी, ठीक है, फिर से ब्रिज तुम्हारा शुरू हो गया, सही है। तो क्या तुम्हारी गाड़ी इधर से इधर जा पाएगी क्या? ये कोई हॉलीवुड मूवी थोड़ी चल रही है ना, रियलिटी में सोचो पहिया अटक जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो मतलब इसने भी मेरे को स्मूथ राइड ऑफर नहीं करी, इसने भी मुझे अटका दिया बीच में, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जंप मारना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, पर हम तो मैथमेटिकली समझ रहे हैं, वो तो मजे मजे में समझ रहे हैं बस। तो जंप तो यहाँ पे भी मानना पड़ेगा, तो x इक्वल टू यहाँ पर एक जो है ये क्या हो गया, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो है तुम्हारा ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो रहा है, कहाँ पर, x इक्वल टू a पर, ठीक है। अच्छा अब इस वाले में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो और ही गजब की चीज़ हो रही है। तुम्हारा ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज था ना तुम्हारा, जो ये ब्रिज था ऐसे करके बढ़िया वाला हमारा ब्रिज आ रहा था, इसमें बीच में दिक्कत तो थी। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसने ऊपर लगा दिया, मतलब बेसिकली ये जो इसने इतना पार्ट हटाया यहाँ से, इस पार्ट को इसने यहाँ ऊपर लगा दिया हवा में। तो तुम्हारी गाड़ी जो है, जो तुम्हारी गाड़ी थी है ना, जो हमारी गाड़ी इतनी आराम से ये ऐसे आ रही थी यहाँ पे, पहले वो यहाँ कूदेगी, इस पे पहुँचेगी, ठीक है, फिर इस गाड़ी यहाँ पे वापस नीचे पहुँचेगी। तो 2 जंप होगा यार, तूने तो मैं बिल्कुल ही मरवा डाला है ना, ये तो बहुत ही बेकार आइडिया तुम्हारा, ठीक है। फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं कितना बेकार आइडिया है, हमारा तो सिंपल फंडा है बॉस कि तुमने जंप करवाया हमसे, तो ये जंप तो पूरा एकदम बढ़िया करके तुमने जंप करवा दिया हमसे, तो ये भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ बोलो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, POD तीनों POD हो गए हमारे। इधर देखते हैं इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें भी ये हो रहा है कि गाड़ी इधर से इधर आ रही थी, यहाँ तुम्हें जंप बनना पड़ गया, तब तुम यहाँ पहुंचे हो, ठीक है। तो फिर से ये कितना हो गया, बोलो x को जो कितना हो गया, POD हो गया साहब, बहुत बड़े कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर देखते हैं, इधर क्या लगता है ना, इधर लगता है कि ओहो ये 2 गाड़ी मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे गाड़ी जाएगी तो सीधे ऐसे पहुंच जाएगी। नहीं, ये भी तो बिल्कुल वही है ना कि तुम्हारा जो ब्रिज है थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा टिल्टेड ब्रिज है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, ऐसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी गैप तो है ही ना बीच में गैप तो है ही ना बीच में। तो भैया ये सब फिल्मों में होता है कि तुम ऐसे गाड़ी उड़ा लोगे, नॉर्मल आदमी का काम तो हो जाता है जब ऐसा होता है भाई रोड टूट गई पर उसके आगे रोड है, तो क्या तुम उड़ाओगे हवा में उड़ा के देखना हो जाएगा आराम आराम सकते मजाक बैठ के करना मत कभी भी। सो एक्स इक्वल्स टू ए है ये, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, पीओडी हो गया, राइट, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, हाँ भी, तो अब इसमें देख लेते हैं ये वाला ग्राफ जो है, ये तुम्हारा एकदम सही लग रहा है देखने में, है ना, मतलब अपनी गाड़ी एकदम बढ़िया करके जाएगी और सीधे चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इस पॉइंट को, इस ए पॉइंट को हमारी गाड़ी ने लेफ्ट से राइट एकदम बेहतरीन तरीके से पार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया भैया, भाई साहब बढ़िया राइट थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। सिमिलरली इसका तो मैं समझा चुका हूँ, जीआईएफ वाले का तो मैं वापस नहीं समझा रहा कि इधर हमारी गाड़ी थी और इधर से हमें जंप मारना पड़ा था, तो ये भी पीओडी हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए पे, क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, तो जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ, राइट। तो यहाँ बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि पीओसी, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, और ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बस इसी में तुम्हारा चैप्टर है पूरा, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ये पूरा यही चैप्टर है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, बस यही निकालना होता है कि कहाँ पे गाड़ी तुम्हारी, वही कहाँ पे तुम्हारा जो ग्राफ है वो बेसिकली डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ पे कंटिन्यूअस है, बस यही सब चीज़ें निकालनी है। या फिर ये निकालना होगा कि कौन से जो तुम्हारा ग्राफ है वो कहाँ पर एक्चुअल में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ देखोगे, अब मैं तुम्हें एक दूसरी एनालॉजी दिखाता हूँ। ये जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया ना, इस जो हम लोग डिस्कशन किया है, ये सिर्फ अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक काम किया है कि हमने कंटिन्यूटी निकाली है, सोची है, डिस्कस करी है बेसिकली एक पॉइंट के अराउंड। देखो ना, हर एक जो मैंने तुम्हारे सामने ग्राफ बनाया है वहां पे मैंने कोई एक पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पे ही तो सारी बात करी है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं, ये मैं फिर से हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, और एक दूसरे लेवल पे इस पर बात करता हूँ, एक और पॉइंट भी तो ले सकते हैं हम लोग। ऐसा होना कि सिर्फ पूरे ग्राफ में तुम्हें सिर्फ यही पॉइंट दिख रहा है क्या, मेरे को तो बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं, मुझे पता तुम्हें बहुत सारे डाउट हो रहे होंगे, उसकी टेंशन मत लो, अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम, अब सब कुछ इसी में क्लियर होने वाला है। अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ तो, अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ तो ये मेरा एक्स इक्वल्स टू बी है, मान लो ये पॉइंट। अगर मैं इधर देखूँ तो इस पॉइंट पे तो मेरी गाड़ी जो है वो बड़े आराम से पार कर रही थी, राइट, माना चलो इस आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, पर बी पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो एक्स इक्वल्स टू बी है, ये क्या है, ये मेरा पीओसी है। क्या बात है, मतलब एक ही ग्राफ के अंदर पीओसी भी हो सकता है, पीओ डी भी हो सकता है, वैसे इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो काफी ऑब्वियस बात थी। जैसे अगर मैं इधर कोई पॉइंट ले लूँ, ये इधर कोई पॉइंट ले लूँ, मान लो मैंने इस पॉइंट को ले लिया, मान लो सी, इस पॉइंट को मैंने सी ले लिया, तो इधर भी अगर मेरी गाड़ी यहाँ पहुंच गई किसी तरह हवाई अड्डे की तरह से, तो वो इधर से इधर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, राइट है, इधर से इधर निकल जाएगी, लेफ्ट से राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। तो ये जो सी पॉइंट है ये भी क्या हो जाएगा, पीओसी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये डिपेंड करता है कि तुमने कहाँ पर अपना पॉइंट लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मानो मैं यहाँ पे ले लूँ, ये मैंने पॉइंट ले लिया मान लो अपना, है ना, ये मानो मैंने बी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर भी हमारी गाड़ी बड़े आराम से निकल जाएगी, लेफ्ट से राइट आराम से पास हो जाएगा, राइट। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा पीओसी हो जाएगा। यानी कि एक ही ग्राफ में बहुत सारे पीओसी हो सकते हैं, बहुत सारे पीओडी भी हो सकते हैं। जैसे अगर तुम इस वाले ग्राफ को कंसिडर करो, कितने सारे पीओडी हैं इसमें, देखना ये वाला, ये देखो एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2, है ना, देखो ये भी यहाँ पे ये देखो सब हर जगह पे, ये तो हर जगह भी गड़बड़ कर रहा है, तो है ना, जीआईएफ का जो ग्राफ है हमारा। लेकिन इसमें बहुत सारे पीओसी भी हैं, देखो जैसे ये वाला सोचो, ठीक है, ये क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है, ये मान लेते हैं ये है 2.7, तो 2.7 का ग्राफ कहाँ होगा, यहीं होगा, है ना, बीच में तो होगा यार ये 2 है, ये 3 है, तो यहीं तो कहीं होगा, राइट। तो 2.7 जो है वहाँ पे तुम्हारी गाड़ी बड़े आराम से पास करेगी, वो बात अलग है कि उसके आगे जाके 3 पे अटक जाएगी, पर 2.7 पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। तो हमारा ये 2.7 क्या हो जाएगा, ये हमारा पीओसी हो जाएगा। तो ये जो हमने अभी तक बात करी है, हमने सिर्फ एक पे बात करी है कि कैसे हम एक पॉइंट के अराउंड कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। अगर तुम्हें से मैं मोटे मोटे शब्दों में पूछूं तो तुम्हें अभी तक क्या समझ में आया, कंटिन्यूटी अराउंड अ पॉइंट को मैं कैसे लिख सकता हूं। अगर एक लेमैन लैंग्वेज में तुमसे पूछना चाहूं तो तुम कंटिन्यूटी अराउंड अ पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे। अगर तुम्हें अभी तक मेरी जैसे होता है ना एकदम मेरी फील जो है वो समझ में आई है एक तरीके से, तो आई होप सो तुम ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं लिखने वाला हूँ। तो इसको मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि कंटिन्यूटी अराउंड अ पॉइंट हम कैसे चेक करते हैं कि अगर कोई ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, कि वो ग्राफ जो है वो x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूअस तब कहलाया जाएगा अगर x इक्वल्स टू a के लेफ्ट से राइट जाने पर कोई जंप ना पड़े, है ना। तो हमारा ग्राफ जो भाई साहब कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, x इक्वल्स टू a पे, पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहा मैं, x इक्वल्स टू a पे होगा, क्योंकि हम लोगों ने चेक कर लिया कि ग्राफ के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे वो पॉइंट पीओसी भी हो जाए, पीओडी भी हो जाए। अच्छा, इस पॉइंट को फिर मैं क्या बोलूंगा, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है तो x इक्वल्स टू a क्या है, x इक्वल्स टू a क्या है मेरा पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ लिख देता हूँ पीओसी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर ऐसा ना हो तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू a, तो बन जाएगा ये पीओडी, ठीक है। अब तुम इसकी फुल फॉर्म अपने समझ सकते हो, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। चलो ठीक है, और क्या बन सकता है इसके अंदर, तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन सकती है जो तुम शायद दिमाग में सोच रहे होगे कि ये जो तुमने समझाया, ये जो तुमने समझाया है कि तो तुम बीच के पॉइंट ले लिए तुमने यार, है ना, तुमने साइड के पॉइंट तो लिए नहीं, जैसे मतलब साइड के पॉइंट नहीं लिए, आप समझा सकते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी भी मैंने अभी तक बात करी है उसमें तो मैंने सिर्फ बीच के पॉइंट लिए ना, ये वाले, जैसे यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ 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 ले सकते हैं। यहाँ पे कौन बात करेगा, ये क्रिटिकल बात है ना,
है ना, किसी भी ग्राफ के हम तो पूरी एकदम चटनी बना डालेंगे, हम तो एक एक चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो अगर एक एक चीज़ के बारे में सोचना ही है, इतना सोच ही लिया कि इतना सोचना है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, एग्जैक्टली एक्सट्रीम पॉइंट एकदम ये मेरा, सिमिलरली ये मेरा दूसरा एकदम एंडिंग पॉइंट है। तो इन दो पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट्स। ठीक है, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि जो डोमेन होता है किसी भी ग्राफ का, जैसे ये जो फंक्शन है मान लेते हैं, ये मैंने एफ बनाया है यहाँ पे, ये जो एफ है इसका जो डोमेन होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को मान लेते हैं A1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं A2। तो ये जो इसका डोमेन होगा, डोमेन, ठीक है, क्या वो डोमेन ऐसा होगा कुछ A1 से A2 के बीच में होगा, पूरा क्लोज होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ मैं, देखना A1 पे क्लोज्ड है, A2 पे क्लोज्ड है, कोई बोलेगा देखो ना A पे ओपन है, यहाँ पर मैंने कहा ओपन है लेकिन देखना यहाँ पे क्लोज्ड है, यानी कि A1 से लेकर के A तक कोई दिक्कत नहीं है, A से लेकर A2 पे कोई दिक्कत नहीं है, A पे कोई दिक्कत, मैंने कहा वो तो वो वाली दिक्कत है, लेकिन वैसे जंप वम की दिक्कत है, पर वैसे एग्जिस्ट तो करती है ना, रोड तो है ना अपनी, ऐसा तो नहीं है ना कि x = a पे रोड ही नहीं है, रोड है पर हाँ जंप है वहाँ पे, देखना यहाँ पे रोड है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हर एक पॉइंट पे एक वैल्यू तो है ना हमारे पास फंक्शन की, तो इसका डोमेन क्या हो गया A1 से A2, तो ये A1 एंड A2 यही हमारे एंड पॉइंट्स बन जाते हैं बेसिकली। ठीक है, समझ गए एंड पॉइंट्स क्या चीज़ होती है, समझ गए, आई होप समझ गए होगे कि एंड पॉइंट्स एक्चुअल में होता ही क्या है। ठीक है, तो अगर हम सोचें कि एंड पॉइंट्स पर हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो ये बड़ी गजब की चीज़ हो जाएगी, राइट। तो एंड पॉइंट्स पर सोचने का तरीका ये होता है, एंड पॉइंट्स पर सोचने का तरीका ये होता है कि अगर ये मानो सबसे लेफ्ट मोस्ट अगर तुम एंड पॉइंट ले रहे हो, यानी कि ये वाला, इसके पहले कुछ है ही नहीं, इसके पहले की दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती। इसको मैं तुम्हें 3 यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ और उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम आंसर करना। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं वो ऐसा है कुछ कि वो 2 से 4 के बीच में ही डिफाइन किया गया है सिर्फ। ठीक है, तो 2 की चीज़ मतलब इसका जो भी होगा मुझे पता नहीं अंदर क्या होगा, पर हम तो अभी सिर्फ एंड पॉइंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो अंदर होता होगा जो भी होना होगा, हम अभी सिर्फ एंड पॉइंट्स की बात करेंगे। तो 2 से 4 में ही डिफाइंड है वो सिर्फ। ठीक है, तो 2 पे देखो क्या हालत है, 2 पे कुछ यहाँ पे ऐसा है और फिर आगे जाके यहाँ पर ओपन है, सॉरी यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पर ही कुछ ओपन हो रहा है और फिर यहाँ पे सिंपल सा क्लोज्ड है, सही है, बस इतना ही है। अच्छा, फिर एक और कंडीशन क्या बन सकती है 2 से 4 में, अगर मैं बोलूँ अंदर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है ग्राफ के अंदर, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हो सकता है सेम ही हो जैसी यहाँ पे थी और यहाँ पर भी ओपन हो जाए और यहाँ पर ऐसा हो जाए। ठीक है, एक और क्या बन सकता है, अगर मैं देखूँ, एक सेकंड इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ जैसे कि तुम्हें डाउट ना हो, ये पॉइंट क्या बन रहे हैं, हवा हवा में बैलून जैसे, ये बैलून नहीं है, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या बन सकता है, तो इसके अलावा अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो मैं फिर से बना सकता हूँ, 2 है, यहाँ पे ये 4 है, तो अगर तुम इधर सोचना चाहो तो हो सकता है इस बार इस पूरे में क्लोज हो जाए, ऐसे करके कुछ ग्राफ हो और यहाँ पे ओपन हो जाए और ये क्लोज हो जाए। ठीक है, 4 पे। अच्छा, और एक और क्या बन सकता है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, सिंपल 2 से 4 है, कुछ भी हो सकता है, सिंपल ये ग्राफ बन गया इसका। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है, मज़ा आएगा काफ़ी हद तक, है ना, तो समझते हैं इसको। तो देखो, अगर मैं 2 पे बात करूँ, एग्जैक्टली x = 2 पे, तो मेरी जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होगी, मेरी कहानी शुरू होगी यहाँ से, एग्जैक्टली इस पॉइंट से। इस पॉइंट से जब मुझे नीचे आना पड़ेगा, क्या बिल्कुल मुझे यहाँ पे x = 2 पे जंप मारना पड़ रहा है। देखना, अगर मुझे ज़िंदगी शुरू करनी है अपनी, तो यहाँ पे नीचे तो आना ही पड़ेगा ना, तभी तो तुम रोड पर पहुँचोगे एक तरीके से। ठीक है, तो x = 2 पे जंप आ गया यार, x = 2 पे ही जंप आ गया, तो x = 2 पे अगर जंप आ गया, अगर x = 2 पे ही जंप आ गया, तो इसको मैं बोलूँगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलूँगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसे हम एंड पॉइंट को निकालने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हें मुझे पता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, पर ये सारे एग्जाम्पल करने के बाद समझ में आ जाएगा। 4 पे देखो, 4 पे तुम सीधे सीधे गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, 4 पे जंप हुआ, कोई नहीं, सिंपल 4 पे खड़े, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि 4 के बाद की तो दुनिया खत्म हो गई। समझ रहे हो, यहाँ पे तुम्हें लगा होगा कि अरे 4 के बाद खाई आ गई, ना, समझे नहीं, यहाँ है ही नहीं कुछ, ऐसे समझ लो इसको, बिल्कुल ऐसे समझो कि इससे पहले कुछ था ही नहीं, है ना, ये बिल्कुल तुम ऐसे समझो इस बात को, बिल्कुल यही है बस जो है, समझ रहे हो इस बात को कि 4 के बाद कुछ है ही नहीं, बस दुनिया खत्म हो गई। ऐसे मान लो कि तुमने कोई मिशन शुरू किया, मिशन की शुरुआत हुई तो तुम्हारा प्लेयर जो है यहाँ उतरा और फिर वो जाके यहाँ पे खत्म हो गया, सिंपल, ये यहीं पहुंचना था, यहाँ दरवाजा है कोई दूसरे यूनिवर्स का, वहाँ तुम पहुंच गए, सिंपल। ठीक है, सिमिलरली इधर फिर से तुम्हारी गेम की शुरुआत हुई, अब तुम्हें फिर से स्टार्टिंग में जंप मारनी पड़ गई, जैसे तुमने जंप मारी, मैंने कहा यार स्टार्टिंग ही बेकार हो गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलोगे, 4th को, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, POC। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। अब जब मैं इधर गया, मैं फिर से जब इधर पहुंचा, तो जब मैं इधर पहुंचा तो मुझे पता चला अरे गेट इधर नहीं है, मतलब जो मिशन जो है तुम्हारा उसका जो गेट है वो इधर 4 पे टॉप पे नहीं है, वो तो नीचे है, तो तुम्हें फिर से नीचे क्या करना पड़ा, जंप मारना पड़ा, तब जाके तुम यहाँ पहुंचे। तो जंप मारना पड़ गया, 4 पे भी जंप मारना पड़ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया सर जी। ठीक है, बिल्कुल। अब इधर देखते हैं, यहाँ इस बार तुम जब उतरे ना,
तो पहली बार पता नहीं क्या होगा, लेकिन तुम आराम से जा सकते हो, कोई जंप नहीं मारने पड़ी, कुछ नहीं पड़ा। तो ये 2 क्या हो गया, इसके बाद अब की बार ये 2 जो है वो सुधर गया, तो इसका नाम क्या हो गया, POC हो गया। ठीक है, अब जब तुम यहाँ पहुंचे तो फिर तुम्हें पता चला यार धोखा हुआ, मेरे पास जो गेट है वो तो नीचे है, तो फिर तुमने डिसकंटिन्यूटी के चक्कर में तुमने क्या मारा, जंप मारा नीचे की तरफ। जंप मारते ही ये 4 क्या बन गया, POD बन गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सेकंड के बारे में सोच लेते हैं। तो फिर से यहाँ पे ये हुआ, तुम यहीं पे उतरे और यहीं पे उतरे, आराम से चलते गए, गेट तुम्हारा यहीं पे गया। ये सबसे आइडियल जो केस है वो ये हो सकता है जहाँ पे 2 और 4 ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों POC है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें एंड पॉइंट्स का झंझट समझा दिया कि एंड पॉइंट्स एक्चुअल में चीज़ क्या है। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स का तुम क्या समझे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे कि तुम क्लियर हो जाओ। तो देखो, अगर x इक्वल्स टू a जो है वो एक एंड पॉइंट है, तो बस तुम्हें इस पॉइंट पे ये चेक करना है कि इस पे कोई जंप ना हो। बस अगर जंप नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, POC बन जाएगा, और अगर जंप है तो ये POD बन जाएगा। बस यही सीखा अभी तक हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी तो हम बस मजे मजे में सीख रहे हैं, बस कि ग्राफ मिल गया तो तुम ग्राफ देखते ही उस पर टूट पड़ोगे एकदम कि अच्छा ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं अभी तो मैं वैसे तैयार कर रहा हूँ, और फिर ग्राफ के बाद हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस पाएंगे, जो रियल मजा आएगा इसमें। तुम देखना, तुम और अच्छा लगेगा तुम्हें ग्राफिकल एनालिसिस, सॉरी मैथमेटिकल एनालिसिस। अच्छा, तो ये बात भी हो गई कि अगर मैं एक एंड पॉइंट पे ले रहा हूँ तो क्या करेंगे। तीसरी बात मुझे करनी है कि इंटरवल में अगर मैं लूँगा तो क्या होगा। तो इंटरवल का मामला और इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। क्या इंटरेस्टिंग है मैं बताता हूँ तुमको, कि तुम ऐसे सोच सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं ये वाला इंटरवल ले लूँ। कौन सा इंटरवल, इंटरवल क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं इंटरवल। यानी कि यहाँ से मान लो, चलो वही कलर सही था अपना, कहाँ गया, ये था, हाँ। तो यहाँ से मान लो यहाँ तक, तो इतना ग्राफ आया तुम्हारे पास। क्या इतने ग्राफ में कोई जंप कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये जो इंटरवल है, मानो इस इंटरवल को मैंने बोला, मान लो ये मेरा ये 1 है पॉइंट मान लो, और ये मेरा पॉइंट है मान लो 3। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा कि तुम्हारा x जो है वो 1 से 3 तक है, 1 से 3 तक है सिर्फ। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि x जो है वो 1 से 3 तक है, ये पूरी दुनिया खत्म हो गई। दुनिया में क्या बचा, सिर्फ दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1 से 3 तक बचा। उसके 1 से पहले कुछ नहीं है, 1 और 3 के बाद कुछ नहीं है। जो है 1 है, 3 है, और 1 के 3 के बीच की दुनिया है, बस और कुछ भी नहीं है। तो अब तुम मुझे एक एक करके बताना, 1 पे एग्जैक्टली 1 पे क्या कोई जंप है क्या, नहीं है, कोई जंप नहीं है। अच्छा ठीक है, 3 पे कोई जंप है क्या, कोई जंप नहीं है। यानी कि 1 पे कोई जंप नहीं है, 3 पे कोई जंप नहीं है। इनके बीच में किसी पॉइंट पे कोई जंप है क्या, नहीं है। तो इनके बीच में ये जो कॉमा है इसको मान लेते हैं बीच में, तो इनके बीच में भी कोई जंप नहीं है। अगर ये 3 एरो तीनों में बन रहा है, दैट सिंपली प्रूव्स कि x बिलोंग्स टू 1 2 3 पे तुम्हारा जो पूरा फंक्शन है ना, पूरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। यानी कि अगर मेरा x जो है वो 1 से 3 के बीच में है, या 1 है या 3 है, इन हर केस के लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। इसके बाहर मुझे नहीं पता कि 1 से पहले मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, 3 के बाद मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। सिमिलरली अगर मैंने ये वाला इंटरवल ले लूँ, ये यहाँ से यहाँ तक इतना वाला, मान लेते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं, मान लो मैंने 1 और 3 यहीं ले लिया, चलो मान लो इसको मैंने बोल दिया B और इसको मैंने बोल दिया C। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हारा x जो है वो मान लेते हैं B से C के बीच में है, क्लोज्ड दोनों तरफ, तो अब मैं बोलूँगा क्या B पे कोई जंप है क्या, नहीं है। क्या C पे कोई जंप है क्या, नहीं है। क्या B से C के बीच में कोई जंप हो रहा है क्या, कहीं पे ना, बिल्कुल सिंपल स्मूथ सिंपल रोड है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारा x जो है वो B से C के बीच में है, या B है या C है, इन तीनों ही केस मतलब उसमें तुम्हारा फंक्शन जो होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे हम इंटरवल में चेक करते हैं। अब तुम कहोगे तुमने तो जानबूझ के तो साफ सुथरे केस ले लिए है ना, हमारे इस भाई का क्या हुआ। अगर मैं अपना एक पॉइंट लूँ ये, ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे B है मान लो, और इसको मैंने बोल दिया C। अगर अब मैं देख रहा हूँ तो यार B पे, अगर अब मैं बात करूँ कि x बिलोंग्स टू B, C, अगर मैं क्लोज की बात करूँ तो B पे कोई दिक्कत है क्या, B पे कोई ब्रेक आ रहा है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे B तो सिंपल है ना, अपना सिंपल है ना, सिंपल x इक्वल्स टू B चेक करना है, x इक्वल्स टू B पे कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से राइट गए कोई झंझट नहीं हो, कोई जंप नहीं लगा। C पे चेक करो, कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, देखो तुम C पे तुम चेक कर लो, कोई झंझट नहीं है, अपने को कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। अच्छा, तो बीच वाले में कोई दिक्कत है क्या, हाँ है। x इक्वल्स टू a जो है वो बीच में आता है, और वहां पे तुम्हें जंप लेना पड़ रहा है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अगर x तुम्हारा जो है वो b से c के बीच में है, दैट वी कैन जस्ट सी कि फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब तुम बोलोगे कि ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तुम्हारा b पे हो रहा है, या c पे हो रहा है, या b से c के बीच में हो रहा है। मैंने कहा ये कब बोला मैंने, उसने मुझसे पता क्या बोला है, जब मैं ये बोलता हूँ ना कि तुम्हारा x जो है वो B से C के क्लोज में, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि x तुम्हारा इसमें से कुछ भी हो सकता है। x तुम्हारा B पे कंटिन्यूअस है क्या, बिल्कुल है। C पे कंटिन्यूअस है क्या, है। B के पास थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उससे कंटिन्यूअस है क्या, हाँ है। B और C के बीच में कोई भी नंबर हो, हर नंबर के लिए कंटिन्यूअस है क्या, मैंने कहा नहीं है। ये है सारी बात, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ना ना ना, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन बेसिकली डिसकंटिन्यूअस हो गया B से C के बीच में, ठीक है। अगर इसके अलावा एक और इंटरवल ले सकते हैं जो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। तो कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि अगर मैं इंटरवल ये लूँ, मानो ये मैंने ए तो है ही, और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया मान लो C, ठीक है। तो मैं ए से C वाला मैंने अपना इंटरवल ले लिया, मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू जो है मेरा वो A, C है, और दोनों में मैंने यहाँ पे क्लोज बना दिया कि A से C के बीच में, ठीक है। सर एनालिसिस में सिर्फ इसमें कर रहा हूँ, बाकी सब में सेम चीज़ वैलिड हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं A से C में देखूंगा तो क्या A पर कोई दिक्कत है, हाँ है, क्योंकि A पे जंप आ रहा है, ठीक है। तो A पे तो पक्का क्या हो गया, POD हो गया ये तो। अच्छा, C पे कोई दिक्कत है क्या, ना C में कोई दिक्कत नहीं है, C में कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कोई दिक्कत है, बीच में भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी मैं यही बोलूँगा कि इस इंटरवल में क्या हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं है, क्योंकि ए पे ही कंटिन्यूस नहीं है, तो बाकी सब में तो अभी हम चेक नहीं कर, मतलब चेक कर लिया है हम लोग, लेकिन किसी भी अगर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो हम बोलेंगे कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन तुम्हारा पक्का नहीं है कि हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, इधर भी सेम चीज़ है। अगर मैं इधर ये ए ले लूँ और इधर मानो मैंने सी ले लिया, तो ए से सी के बीच में तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भाई ए पे तुम्हारा जो फंक्शन है उस पर जंप आ रहा है। अच्छा इधर देखो, अगर मैं इधर ए से सी ले लूँगा तो यहाँ तो तुम्हारा ए पे फंक्शन ही नहीं है, मतलब ए पे पॉइंट ही नहीं है, तो भाई तुम ठीक है, मतलब तो फिर इसमें भी ये दिक्कत हो जाएगी कि ए पे कुछ भी नहीं है, ए पे तुम हवा में हो, तो तुम्हें पहले जंप मारना पड़ेगा नीचे आके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे हम ये चीज़ बोल ही नहीं सकते कि एक्स जो है वो ए क्लोज हो जाएगा यहाँ पे बी पे। यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ए क्लोज तो तुम बोल ही सकते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ए पे कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि एक्स इक्वल्स टू ए इस दुनिया में ही नहीं है, इसके डोमेन के अंदर ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी, और यहाँ पे हम ओपन लगा सकते हैं। तब अगर मैं बोल दूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी है, बी मान लो, चलो यहाँ पे ले लेते हैं बी, तो यहाँ लेंगे दिक्कत हो जाएगी, चलो यहाँ लेते हैं बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आगे जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूस ग्राफ है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं जी बिल्कुल पूरा ग्राफ हमारा कंटिन्यूस है। अच्छा इस वाले केस में देखते हैं, अगर मैं इधर ही ले लूँ ये सेम चीज़ कि एक्स बिलोंग्स टू ए से सी बोला था मैंने सी पे क्लोज लगा दिया और ए पे ओपन लगा दिया, तो सी मेरा यहाँ पे कुछ पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने ए पे तो मैं हुई नहीं, मैं तो यहाँ से शुरू किया मैंने, तो बस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कंटिन्यूस लगातार, तो इस इंटरवल के लिए है कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं ए क्लोज लगा दूंगा तो मेरी शुरुआत यहाँ से होगी फिर, और यहाँ दिक्कत हो जाएगी मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मुझे जंप मारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शुरुआत को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोज है या ओपन है। ठीक है, तो बस यही इसकी बेसिकली फील है, तो इसको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस ऐसे चेक कर सकते हो कि अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं एट एन इंटरवल सिंपल ग्राफ को देख के, ठीक है, एट एन जो भी है इन एन इंटरवल, तो कैसे चेक करोगे इन एन इंटरवल? अगर तुम्हें चेक करनी है तो सबसे बड़ा तरीका क्या है कि सारे बीच के सारे पॉइंट चेक करो और इसके एक्सट्रीम पॉइंट चेक करो। तो इसका तरीका ये है कि हम एंड पॉइंट्स को अलग से चेक करें, जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, जैसे कि ए या फिर बी। अगर मेरा इंटरवल है मान लो ए कॉमा बी क्लोज्ड, या फिर ए कॉमा बी ओपन, या फिर ए में मैंने ओपन लगा दिया, ठीक है, या फिर मैंने ए कॉमा बी दोनों में ही ओपन लगा डाला है ना, हम हर एक चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहले तो इन ए और बी को चेक करो कि इनमें कोई पीओडी ना हो, और फिर बीच वाले हर पॉइंट के लिए चेक करो कि इंटरमीडिएट वाले सारे पॉइंट्स को चेक करो कि कोई उसमें कोई डिसकंटिन्यूस पॉइंट तो नहीं है, उसमें कोई पीओडी तो नहीं है। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर एक एग्जांपल चाहो तो हम इसका और ले सकते हैं कि ए कॉमा बी अगर ओपन है तो उसमें वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी चलो ले लिया। तो मानो मैंने यहाँ पर सिंपल सा चलो एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा और डिसकंटिन्यूस करते हैं। चलो मैं यहाँ पे ऐसे लेकर के और ये ऐसे ले गया, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी और ये मेरा ए है। अब मैंने ले लिया है ए कॉमा बी ओपन, ठीक है, तो ए कॉमा बी ओपन में अगर तुम देखोगे तो सिर्फ इतना ग्राफ आएगा। क्या ये कंटिन्यूस है? बिल्कुल कंटिन्यूस है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हारा एक्स ए से बी के बीच में। अच्छा इधर देखते हैं, इधर भी मैंने ये क्या, मैंने ये ए ले रखा है, यहाँ पे मैंने ओपन बना दिया और इसका पॉइंट मैंने कहीं नीचे ले गया। ठीक है, ठीक है, ये मेरा बी है, तो इसमें भी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है कि ए कॉमा बी अगर मैं क्लोज ले लूँ, अगर मैं ए कॉमा बी दोनों क्लोज ले लूँ तो तुम देख रहे हो ए पे भी जंप था, ए पे भी जंप है और बी पे भी जंप है, तो ये तो ए क्लोज बी पे तो बात बनने नहीं वाली। अगर मैं ले लूँ ए क्लोज ले लूँ और बी ओपन ले लूँ तो ए पे, सॉरी बी मैंने ओपन लिया है, तो ए पे अभी भी जंप है, तो अभी भी मेरी बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मैंने ऐसा ले लिया ए कॉमा बी क्लोज, तो अब बी पे फिर से जंप है, तो इसमें भी मेरी बात नहीं बन पाएगी। सिर्फ बात कब बनेगी? जब मैं ऐसा लूँगा कि ए कॉमा बी दोनों ओपन है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही, मतलब पूरे में कंटिन्यूस से कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे एंड पॉइंट्स पे दिक्कत थी और मैंने एंड पॉइंट्स को निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई होप सो। तो ये बेसिकली पूरा एनालिसिस हो गया कि किसी भी पॉइंट पे एनालिसिस करना, उसके एंड पॉइंट्स पे एनालिसिस करना और किसी इंटरवल के अंदर एनालिसिस करना। ठीक है, बेसिकली यही तीन चीज़ें आ जाती हैं कंटिन्यूटी के अंदर। अब देखते हैं और इसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो और भी हम इसमें काफ़ी बातें कर सकते हैं, हम इस पर और जा सकते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर, पर उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगा। तो अब हम लोग अगर चाहें तो कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, उसके बाद फिर मैथमेटिकल एनालिसिस शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के पर्टेनिंग काम मतलब बात करूँ तो हमें इसका ग्राफ ऑलरेडी पता है ना। तो इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं बना करके, वैसे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें फिर भी। तो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर का, ठीक है, एक्स स्क्वायर सिंपल। हाँ भाई, तो ये आ गया मेरे पास, राइट। तो ये मेरे पास साफ पता चल रहा है कि ये तो अगर मैं इन्फिनिट तक जाता जाऊंगा तो ऐसे ही पूरे टाइम ग्राफ आता रहेगा, राइट। तो इससे तुम क्या समझ रहे हो? अगर ये ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, देखो अगर मैं इन्फिनिट तक इसको जूम आउट करता जाऊँ, देख लो कहाँ तक चला गया ये 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख तक जा रहा है। ये देखो 2.5 लाख 3.5 लाख, इतना वैल्यू तुम लोग कभी डाल के भी नहीं देखते उसके अंदर, ठीक है। और मैं तो जहाँ तक चाहूँ वहाँ तक जा सकता हूँ, देख रहे हो
4 के बाद 10 to 9 हर जगह पे तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्राफ है ना, ये हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए अवेलेबल है, क्योंकि तुम्हें पता हो तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है साहब इसका आर। क्यों आर क्यों होता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है तुम देख पा रहे हो कि हर एक्स पे तो कुछ ना कुछ वाई मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तुम्हें जो डाला अंदर डालो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। तो इसलिए इसका डोमेन आर है। अगर इसका डोमेन आर है तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ है यार, वो तो इधर अगर तुम देखोगे तो ऐसा जाता है, इसका एरो बनाते हैं हम लोग, एरो हमेशा रुकता नहीं है, ये एरो और नॉर्मल ग्राफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। एरो मतलब ये होता है कि ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, जैसे अगर तुम यहाँ अगर मैंने एरो बना दिया तो ये ऊपर तक जाता ही जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहाँ मैंने एरो बना दी तो ये तो जाता ही जाएगा आगे तक, ये तो आगे तक जाता ही जाएगा। पर अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता सिंपल सा, जो जैसे हम लोग कई जल्दी में बना देते हैं ये, तो इस ग्राफ में दिक्कत क्या है कि ये यहीं पे रुक गया, बस यहीं पे रुक गया ये ग्राफ, ठीक है ना, ये आगे नहीं गया। पर इस वाले केस में ये ऊपर तक जा रहा है, राइट, ये ऊपर तक जा रहा है। तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस, राइट, दैट इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि एरो और इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, पर हम इसमें ये समझ गए कि हर एक्स के लिए अवेलेबिलिटी है, और मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक्स के लिए फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो जाऊँ, तो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो जाऊँ और अपना पेन लेकर चलूँ, तो क्या मैं देख सकता हूँ मेरा पेन कभी उठेगा ही नहीं। देखो तुम आराम से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और यहाँ तक जाएगा। तो अगर तुम्हारा पेन कभी उठ ही नहीं रहा है तो आराम से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चले गए और कोई गड्ढा नहीं आया, कोई जंप वंप कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स अगर मैं ले लूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये मेरा इंटरवल ले लिया, सबसे बड़ा इंटरवल जो पॉसिबल हो सकता है दुनिया में, उस इंटरवल के अंदर मैं ये सीधी सीधी बोल सकता हूँ कि बिल्कुल तुम्हारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है, ठीक है ना, तुम्हारा ग्राफ कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं इसको समरी लिख के देखूँ तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो मेरा ग्राफ है ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जो है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो तुम्हारा ग्राफ है ये क्या है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, सिंपल एग्जांपल्स लेंगे, सिंपल ग्राफ्स लेंगे, डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर बस, ठीक है। सिंपल दिमाग में चीज़ें डालो धीरे धीरे, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ पहले से गेम बन जाए, प्लान बन जाए। अगला लेक्चर जो लेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा बस। तो आज के जो तुम सीखोगे फर्स्ट लेक्चर में जो सीखोगे वो सेकंड लेक्चर में बस अप्लाई करना है, और वो अप्लाई कैसे करना है वो मैं ही बताऊंगा तुमको, और फिर तुम सब समझ जाओगे। फिर हम सिंपल क्वेश्चन देंगे तुमको शीट में करने के लिए। अभी तो कोई क्वेश्चन मिलने नहीं वाला है इस लेक्चर के बाद, क्योंकि ये तो सिंपल एक थियोरेटिकल क्लास है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और कुछ ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू sin x, सिमिलरली ट्राई करते हैं y इक्वल्स टू cos x, ठीक है। अच्छा, क्या मैंने यहाँ पे कुछ प्रूव कराया? मैंने कुछ प्रूव नहीं किया यहाँ पे। अगर तुम सोच रहे हो मैंने बस ये प्रूव कर दिया कि x इक्वल्स टू r जो है वो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा हर वैल्यू ऑफ x के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो क्या मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि दुनिया के जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन हैं, दुनिया के जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन हैं वो हर x के लिए हमेशा कंटिन्यूस होते हैं? इसको देख के तो नहीं बोल सकते, पर ये बात एकदम सच है, ये बात एकदम सच है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है हर एक्स की वैल्यू के लिए। अब ऐसा क्यों होता है, काय को होता है, कैसे नहीं होता, ये हम लोग अभी बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस पर हम करेंगे कैसे करेंगे, ये मैथमेटिकल एनालिसिस तुम प्रूव कर सकते हो, जो मैंने पहले भी बोला था कि मैथ्स एकदम मैजिक है, वरना तो तुम्हें इनफाइनाइट ग्राफ्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बन सकते हैं, और इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के लिए हर पॉलिनोमियल के लिए इनफाइनाइट पॉइंट्स बन सकते हैं, जिसको तुम डाल के वैल्यू पुटिंग से चेक करोगे कि यार एक कंटिन्यूस ग्राफ बन रहा है या नहीं बन रहा है। पर मैं सिंपल एक पॉलिनोमियल फंक्शन लूंगा जनरल वाला, उस पर मैथमेटिकल एनालिसिस लगाऊंगा और मेरा एक बार में रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि हाँ जी हर एक एक्स के लिए हर पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। बात खत्म, पैसा हजम, जो भी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स की, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन एक्स की एंड कॉस एक्स की, तो इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, एक सेकेंड, साइन एक्स कहाँ गया मेरे भाई, साइन एक्स, हाँ ये एक सेकेंड, हम बहुत ज़्यादा ही जूम आउट आ गए थे ना, इसलिए मेरे को दिख नहीं रहा एकदम से ग्राफ। ऐसा लग रहा है मानो एक स्ट्रेट लाइन हो, राइट, पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्चुअल में वो कर्व्ड होगा। तो ये भी बड़े मजे की बात है, इतना जूम आउट कर लो कि वो तुम्हें लगे ही ना कि ग्राफ है। तुम देखना हम सिंपल एक लाइन को ही जूम करने लग रहा है ऐसा, पर देखो मैं कह रहा था एक कर्ल जैसा बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है जो कि माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये तो सिंपल हमारा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, और इसमें कोई हमें डाउट भी नहीं है ना। जहाँ तक खींचा देखो पूरा एकदम मैगी की तरह खींचा हुआ है। तो यार ये जो ग्राफ है ये भी हर एक्स की वैल्यू के लिए क्या है, कंटिन्यूस है, क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं कॉस एक्स के लिए भी सेम टू सेम चीज़,
ठीक है। अच्छा, तो अब क्या मैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये चीज़ बोल सकता हूँ क्या? हर कंटिन्यूस फंक्शन के लिए नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में बड़ा ही रॉन्ग कंसेप्ट बन रहा होगा। मैं बता रहा हूँ क्या उनको लग रहा होगा, अच्छा बेटा क्या चक्कर है, मैं बताता हूँ। जो महान प्राणी है ना वो ये सोच रहे होंगे कि अगर तुम्हारा x बिलोंग्स टू r होगा ना, अगर तुम्हारा x बिलोंग्स टू r होगा तो पक्का कंटिन्यूस होगा ना। ऐसा कोई फंडा नहीं मैंने तो बोला नहीं एटलीस्ट। अब मैं तुम्हें इसी का कॉन्ट्ररी एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है? फिर तुम मुझे बताना कि क्या है और क्या नहीं है, तुम अपने आप ही समझ जाओगे। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये वाली जो हमारी नौटंकी है, जो हमारा पॉइंट है, कुछ लोगों को आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के दिमाग में आता है पहली बार में, तो अपना सिंपल ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? मानो मैं साइन एक्स के ग्राफ से समझा देता हूँ, सबसे बढ़िया उसी से समझ में आ जाएगा तुमको एक ही बार में, ठीक है? तो ये मैं ग्राफ बना दिया, मान लो सिंपल सा ऐसे करके ग्राफ बन गया हमारा साइन एक्स का, ठीक है? और ये इससे पीछे भी ऐसे जा रहा है, ठीक है? मान लेना, ठीक है? अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने बीच में सिंपल सा एक पॉइंट हटा लिया यहाँ से, ठीक है? अब तुम बोलोगे आप बीच में पॉइंट हटा ही नहीं सकते। मान लो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट है, मान लेते हैं ये मान लो ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट को तुम हटा नहीं सकते यहाँ से। क्यों नहीं हटा सकते? अगर तुमने हटा दिया तो तुमने ये बोल दिया एक तरीके से कि x इक्वल टू ए पे साइन की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि साइन ए जो है वो नॉट डिफाइंड है, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें साइन का डोमेन पहले से पता है कि तो x बिलोंग्स टू r होता है। तो पहला पॉइंट मैं साइन का ग्राफ बना नहीं रहा हूँ, पर मैं बात तो इसी पे कर रहा था ना, x बिलोंग्स टू r पे। तो मैं ये तो बेवकूफ़ी नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली हटा दूँ, तो फिर मैं क्या ऑल्टरेशन करूँ? मैं ऐसे तो नहीं हटा सकता यहाँ पे। तो मैं काम कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक हटा तो दिया, पर मैंने यहाँ पर a पे चलाकी करके एक वैल्यू लगा भी दी। ये मैंने क्या खेल दिया, अब तुम फंस गए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू a पर साइन a की वैल्यू कितनी है? ये नहीं है, ये है, देखो सही है। तो साइन a जो है वो ये है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, ये यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे साइन है, ठीक है? यानी कि जो अभी भी अगर मैं देखूंगा ये जो मैंने ग्राफ बना रखा है ना तुम्हारे सामने, इसका अगर मैं तुमसे पूछूं डोमेन कितना है, तो इसका डोमेन अभी भी वही है, x बिलोंग्स टू r। तुम्हें जो चाहिए वो डाल दो, तुम्हें a डालोगे तो साइन a मिल जाएगा, और बाकी तुम्हें जो डालना है उसका तो वैल्यू डिफाइंड है ही, उसके आगे पीछे ग्राफ है। पर क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस है? क्या ये ग्राफ हर x के कंटिन्यूस है? नहीं, ये ग्राफ x इक्वल्स टू a पे क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हें जंप मारना पड़ा है, इस वजह से डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है? समझ गए? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जाके तुम्हारा ऐसे मान लो ये ब्रिज था, ये इस टाइप का ब्रिज आ रहा है, ये ब्रिज है, ब्रिज, और ये जो ब्रिज का टूटा हुआ पार्ट है वो उसने नीचे लगा रखा है, ये बिल्कुल ऐसी वाली चीज़ बन रही है। तो पहले गाड़ी को नीचे जाना पड़ेगा और फिर उसको ऊपर आना पड़ेगा, तब बात बनेगी, ठीक है? मतलब वो भी जादुई तरीके से राइट? तो ये ऐसी हो रहा है। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि अपने पेन को, अगर तुम, सबसे बढ़िया एनालॉजी से पेन वाली होती है कि अपना पेन सिंबल लेते गए और बीच में पेन टूट गया, तुम्हें नीचे जाना पड़ रहा है और फिर पेन को उठा के वापस ऊपर लाना पड़ रहा है, राइट? हमारे को अपना पेन उठाना पड़ेगा अगर मैं लेकर शुरू कर रहा हूँ। क्लियर होगी बात? तो ये दिमाग में फालतू का फॉल्स कंसेप्ट मत बनाने बैठ जाना कि अगर किसी ने बोल दिया कि कोई फंक्शन है जिसका जो हर x पे वो आंसर देता है तो वो कंटिन्यूस होगा, ऐसी ये बकवास मेरे सामने आप कोई ना करें। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करने पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये भी एक टाइम टेकिंग चीज़ है, ठीक है? अच्छा ठीक है, हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अब कुछ लोगों ने बोला कि अच्छा साइन एक्स और कॉस एक्स पे चल रहे थे तो आगे भी समझा देते ना, तुम ये फालतू में बीच में ले आए, है ना? टेन एक्स कॉस एक्स और ये सब चीज़ें भी समझा देते लगातार। क्या यार फ्लो तोड़ देते हो यार हमारी, हम इतनी मुश्किल से कंसंट्रेट करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं अब की बार y इक्वल्स टू, एक सेकेंड, y इक्वल्स टू टेन एक्स सेक एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स, है ना? ये तो चार बचे हुए थे, तो इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। और इन चारों के बारे में बस मुझे एक समझाना है और बाकी तुम अपने आप ही समझ जाओगे, ठीक है? देखते हैं कैसे, तो मैं क्या देखते हैं कैसे समझा पाऊंगा तुमको। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ सिंपल सा अपना टेन एक्स का ग्राफ, ठीक है? तो टेन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं, कहाँ गया टेन एक्स का ग्राफ? ये टेन एक्स, ठीक है? ये मेरा, अरे बाप रे, टेन एक्स का ग्राफ, ओके। थोड़ा जूम आउट, थोड़ा जूम इन करते हैं। तो ये तुम्हारा ग्राफ बनता है ना? इसमें तो हमें डाउट ही नहीं कि इसी टाइप का ग्राफ बनता है। और ये पता नहीं ऐसा लग रहा है, इसको देख के लग रहा है ऐसा कि डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, क्योंकि ना ये मतलब कनेक्शन वाली फीलिंग नहीं आ रही है इसमें भी, मतलब जैसे टूटा वाली फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि कुछ मैगी जैसी स्ट्रिंग्स हैं वो लगा दी उन्होंने जोड़ करके। कंटिन्यूस वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है यार देख के। तो क्या करें फिर, इसका क्या आंसर है? कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, कैसे निकालूँ मैं? तो तुमने ये बात तो सही पहचानी। अगर मैं टेन एक्स ले लूँ या फिर मैं कॉट एक्स ले लूँ, है ना? कॉट एक्स का ग्राफ बिल्कुल ऐसी बनता है। सिमिलरली अगर मानो मैं सेक एक्स ले लूँ, सेक एक्स, तो उसका ग्राफ ऐसी बनता है। फिर कोसेक एक्स का कुछ इसी टाइप का ग्राफ बनता है, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि चारों के चारों, अगर मैं बोलूँ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या ये कंटिन्यूस है? जी बिल्कुल नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है? क्या तुम ये स्पेसिफिकली बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकते हैं हम लोग, है ना? डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है? ये वहाँ पर है जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अरे टेन एक्स जो है ये कहाँ पर डिफाइन नहीं होता, इसका डोमेन क्या होता है? आर में से सारे के सारे वो हटा दो, जहाँ पर तुम्हारा cos x जो है वो 0 होता है, यानी कि 2n+1 π/2, ये सारे हटा दो इसमें से, याद आ रहा होगा तुमको, ठीक है? तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर तुम्हारा ग्राफ क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूस हो रहा है।
ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सिमिलरली अगर तुम sec x ले लोगे तो उसके लिए कुछ और होगा, नहीं उसके लिए भी इत्तेफाक की बात है कि उसके लिए भी सेम ही आ रहा है। cot x के लिए डिफरेंस होगा, cot x और cosec x के कौन से पॉइंट्स होंगे, तो cot x और cosec x से अगर तुम निकालना चाह रहे हो कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगी तो वो तुम्हारे पॉइंट्स होंगे n पाई, क्योंकि n पाई वो जगह है जहाँ पे साइन जीरो हो जाता है, तो वो जगह है जहाँ पे जो कॉटेक्स और कोसेक के डोमेन में नहीं आता। तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जहाँ पे ये फंक्शन तुम्हारा डिसकंटिन्यूस हो रहा है, जहाँ पे तुम्हारा ग्राफ टूट रहा है। पर अब मैं जरा क्वेश्चन चेंज मारता हूँ। मैंने अभी तक के जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें तो मैंने सब में लिया कि हमेशा, ये तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर का तो बहुत ही बड़ी बात हो गई यार। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि दुनिया में जितने भी एक्स के पॉइंट्स हैं यानी कि सारे रियल नंबर्स, अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट मारूँ अपना, और अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बता कि अगर मैं एक्स बिलोंग्स टू आर की जगह मैं ये बोल रहा हूँ कि इन डोमेन बता क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। इन डोमेन कंटिन्यूस नहीं है मतलब ये सर समझ में नहीं आया सर, आपने डोमेन वाली बात तो करी नहीं अभी तक। तो डोमेन का फंडा सिंपल है बॉस, देखो डोमेन का फंडा सिंपल है। मानो कोई भी फंक्शन है उसका डोमेन जो है, मान लेते हैं उसका डोमेन है a, b, ठीक है, उसका सिंपल सा डोमेन है a, b, और मान लेते हैं ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है और ये ग्राफ तुम्हारा सिंपल सा ऐसा बनाया मैंने, ठीक है। तो ये तुम्हारा फंक्शन मैंने बना दिया है, ये मैंने तुम्हारा फंक्शन बना दिया है और ये उसका डोमेन है a से b। तो डोमेन के अंदर क्या वो कंटिन्यूस है? हाँ है। देखो ए पे कंटिन्यूस है क्या? हाँ है, कोई जंप नहीं है। बी पे कोई जंप नहीं है और बीच में भी कोई जंप नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इस डोमेन के अंदर तो हमारा ग्राफ क्या है? कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक और ग्राफ बना के दिखाता हूं तुमको, इस टाइप का ग्राफ देखो, ये मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। फिर मैंने बीच में ब्रेक ले लिया, देख रहे हैं ये मैंने बनाया यहाँ पे ए से लेकर के बी तक, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा बीच में ब्रेक ले लिया यहाँ पे, है ना, और फिर यहाँ पे लिया मैंने सी लाया, ठीक है, सी ले आया और फिर लेकर गया इसको डी तक, ऐसे करके मान कुछ भी, ठीक है। ये मैंने बना दिया और अब मैंने बोला कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया मान लेते हैं इसको बोलते हैं जी एक्स। इस जी एक्स का जो डोमेन है वो डोमेन है ए कॉमा बी क्लोज्ड यूनियन सी कॉमा डी। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा जो डोमेन है वो है ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। तो उसके लिए ये बी से सी वाली दुनिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना यार। उसके लिए दुनिया कितनी सी है, मैं बता रहा हूँ दुनिया कितनी है उस ग्राफ के लिए। अगर उस ग्राफ के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तो दुनिया कितनी सी है, बस ये दुनिया है, ये इतनी दुनिया है और इतनी दुनिया है। तो अगर इतनी दुनिया की बात करूँ तो बी के तुरंत बाद तो सी आ गया ना, तो इसके लिए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो जुड़े हुए हैं ना। तो ये तो ग्राफ बिल्कुल ऐसा हो गया, देखो मैं बताता हूँ, ये यहाँ से गए और फिर यहाँ से घुस गए, उसके लिए तो सिंपल कंटिन्यूस ग्राफ है ये। तो तुम्हें दिख रहा है कि अगर मैं बोलता कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो तुम बोलते पक्का है कि यार ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, क्योंकि देखो ना बीच में टूट गया, बी और सी के बीच में टूट गया। पर अगर मैं बोलूंगा कि इन डोमेन, तो इन डोमेन का मतलब हो गया कि बी और सी में दुनिया है ही नहीं, बी और सी के बीच में तो बात ही नहीं हो रही है, सिंपल ए से बी और सी से डी के बीच में बात हो रही है। तो क्या कंटिन्यूस है? जी बिल्कुल कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। समझ गए? क्रिस्टल हो गई ये बात कि ऐसे मान सकते हो कि जुड़ गया, ऐसी वाली फीलिंग। मैंने जुड़ने वाली फीलिंग गलत है एक्चुअल में। तुम तो इसको ऐसे समझो कि ए से बी में क्या ए पे कंटिन्यूस है? जी बिल्कुल, एंड पॉइंट है ना। एंड पॉइंट के लिए हम क्या चेक करते हैं कि उस पे कोई जंप नहीं होना चाहिए, ए पे कोई जंप है ना, बी पे कोई जंप है ना, सी पे कोई जंप है ना, डी पे कोई जंप है नहीं। बहुत बढ़िया, ए से बी में कोई दिक्कत ना, सी से डी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ए से बी यूनियन सी से डी में तुम्हारे डोमेन के अंदर तुम्हारा जो ग्राफ है वो क्या है? वो कंटिन्यूस है। अब मैं बात करना चाहूंगा तुम्हारे सामने कि tan x की अगर मैं बात करूं, क्या ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस है क्या? हाँ यार, डोमेन में तो उसने कोई दिक्कत नहीं करी है। अगर तुम tan x का ग्राफ बनाओ, हाँ तो ये हमारा tan x का ग्राफ आ जाता है यार, है ना। ये हमारा कुछ tan x का ग्राफ आता है इस टाइप का, ठीक है। और ये यहाँ तुम्हें लग रहा होगा कि इस टाइप का ग्राफ बनता है tan x का। तो अगर मैं सिंपल tan x का बनाऊँ तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। ये हमारा ऐसे करके ये ऐसे आता है और ये चला जाता है यहाँ पे। और ये कौन सी लाइन होती है जहाँ पे टच नहीं करता कभी भी? इसको बोलते हैं π/2 बनता है ना सबसे पहला वाला, तो राइट। तो ये लाइन होती है और फिर ये ऐसे जाता है यहाँ पे, बिल्कुल ये इसको बोलते हैं पाई, और ये होता है 3π/2। मैंने अभी सिर्फ 2 ही लोग बनाए हैं, बाकी नहीं बनाए मैंने, मतलब क्योंकि इतने से मैं समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं डोमेन के अंदर की, तो डोमेन के अंदर कौन से पॉइंट्स होंगे? अगर मैं डोमेन के अंदर की बात करूं तो π/2, 3π/2 जितने भी ऑड π/2 वो तो दुनिया में ही नहीं है ना इस टाइम पे। तो तुम्हारा ग्राफ अच्छा खासा यहाँ से गया, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? π/2 से ठीक पहले अगर तुम देखोगे तो π/2 पे क्या हो रहा है अगर मैं देखूँ, क्यों एक सेकंड सॉरी π/2 तो है ही नहीं ना डोमेन के अंदर। अगर तुम इस वाले लोग को देखो, तुम इस वाले लोग को देखो, तो इस वाले लोग का इंटरवल क्या होगा? इस वाले लोग का इंटरवल क्या होगा? इस वाले लोग का इंटरवल होगा π/2 से 3π/2 तक का। तो दोनों पे क्या आएगा? ओपन आएगा। तो क्या मुझे π/2 पे चेक करने की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे 3π/2 पे चेक करने की जरूरत है? नहीं। मुझे कहाँ चेक करने की जरूरत है कि π/2 से 3π/2 के बीच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। π/2 के ठीक बाद ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ देखो तुम, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूस ग्राफ है, पूरा का पूरा एकदम कंटिन्यूस ग्राफ है, पूरा का पूरा। देख रहे हो, कोई ब्रेक नहीं, कोई जंप नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो π/2 से 3π/2 के बीच में कोई जंप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये π/2 है, यहाँ पर होगा -π/2। -π/2 से π/2 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, भले चाहे -π/2 और π/2 पे हो, पर उसमें तो दिक्कत भी नहीं है क्योंकि इससे ठीक पहला जाओगा -π/2 से π/2, ये भी तो ओपन होगा, ठीक है। क्लोज तो कुछ होना ही नहीं है और इन सबके यूनियन होते रहते हैं, राइट। तो ये समझ गए कि tan x का ग्राफ जो है वो डोमेन के अंदर कैसा होगा? डोमेन के अंदर पक्का क्या होगा? कंटिन्यूस होगा,
या फिर डोमेन के बाहर डिसकंटिन्यूस हो सकता है, बट डोमेन के अंदर कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये चारों के चारों ग्राफ बिल्कुल इसी टाइप के ही हैं। तो इन चारों के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर इन डोमेन बात करी जाए, अगर इन डोमेन बात करी जाए तो इन डोमेन हम ये पक्का से बोल सकते हैं कि क्या होंगे, ये ग्राफ कंटिन्यूस होंगे। आई होप से तुम्हें को एकदम डिस्कशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, एक और ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स का ग्राफ याद है, किस टाइप का ग्राफ होता था सिग्नम एक्स का, ऐसे करके जीरो पे ऐसा था और फिर यहाँ पे ओपन ऐसे, है ना, तलवार वो वाला, ये ग्राफ होता था, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन। तो ये साफ साफ डिसकंटिन्यूस है। अगर तुम x इक्वल्स टू 0 ले लो, जो कि इसके डोमेन के अंदर भी है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग एक और मिसकंसेप्शन लगा लेते हैं, मैं दूसरा मिसकंसेप्शन बताता हूँ। पहला मैंने मिसकंसेप्शन क्या बताया कि अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होगा तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो कंटिन्यूस होगा। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या बन सकता है दिमाग में, वो ये बन सकता है कि अगर इन डोमेन लेंगे तो फिर हर फंक्शन जो होगा वो तो कंटिन्यूस होगा। तो ये भी बड़ा गलत मिसकंसेप्शन है। तो इसके मैं दो एग्जांपल ले सकता हूँ तुम्हारे सामने। जैसे अगर मैंने सिग्नम एक्स का ग्राफ बनाया यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0 जो है वो तो डोमेन में है ना, सिग्नम एक्स के अंदर तुम 0 डाल सकते हो, है ना, बड़े आराम से डाल सकते हो। बाकी इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन भी क्या है, इसका डोमेन भी बड़े मजे की बात है, इसका डोमेन भी r है। हम तो सिंपल 0 पे देख रहे हैं। 0 पे तुम देख सकते हो 2 जंप है यहाँ पे। यहाँ से पहले तुम, अगर तुम लेफ्ट से राइट आ रहे हो, लेफ्ट से राइट, तो तुम यहाँ पे हो -1 पे, माइनस में तुमने जब मारा 0 पे, फिर 0 से तुमने जब मारा 1 पे, और फिर तुम गए हो, तो तुमने 2 जंप मान लिया, तो x इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो क्या ये ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होगा क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r? जी बिल्कुल नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है। क्या ये ग्राफ उसके डोमेन में कंटिन्यूस है क्या, इन डोमेन? ना, तब भी नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 तो उसके डोमेन में भी आता है। सही है। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से हटा लो कि डोमेन के अंदर होगा तो ऐसा वैसा, ठीक है ना। डोमेन के अंदर भी होगा तब भी तुम्हारा ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल डिब्बा एक्स, सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है। डिब्बे एक्स के अंदर अगर तुम इंटीजर डालते हो, मैं अभी प्रूव भी कर चुका हूँ 100-200 बार, एक बार और प्रूव कर देते हैं। देखो ये है ना, हमें समझ में आएगा कि अगर मैं इस इंटीजर, मानो मैं यहाँ पे ले लिया, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ से हम अच्छे खासे आ रहे थे लेफ्ट साइड, हमें यहाँ पे जंप लेना पड़ रहा है। 2 पे मेरे को जंप लेना पड़ रहा है, 3 पे मेरे को जंप लेना पड़ रहा है। तो हर इंटीजर पे अगर मेरा एक्स जो है वो एक इंटीजर है तो बस मैं फंस गया। फिर तो अगर मेरा एक्स जो है वो इंटीजर है तो मुझे वहाँ पे क्या लेना पड़ रहा है, जंप लेना पड़ रहा है, यानी कि वो क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, क्या मैं डिब्बे एक्स के अंदर कोई भी ले सकता हूँ? बिल्कुल। डिब्बे एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, तुम जो जाओ डाल दो इसके अंदर। लेकिन इंटीजर जो है वो भले ही इसके डोमेन में है फिर भी डिसकंटिन्यूस है, यानी कि डिब्बा एक्स जो है क्या वो हर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूस है? नहीं है। ठीक है, किसके लिए नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए। क्या वो इन डोमेन कंटिन्यूस है? ना, तब भी नहीं, क्योंकि जो इंटीजर है उसके डोमेन में आते हैं। ठीक है, तो आई होप सो एकदम क्रिस्टल हो गई यार ये बात एकदम। अच्छा, एक और कंसेप्चुअल डाउट हो सकता था तुम लोगों को शायद, कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स, कि अगर मानो किसी का डोमेन या इंटरवल कुछ इस टाइप का हुआ तो, मानो -∞ से 2, मानो ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मजे आ गया इसमें। तो क्यों मजे की बात है? देखो, अरे भाई -∞ तक जा रहा है तो कुछ इस टाइप का तो ग्राफ होगा, ऐसे करके। माना तो ये तुम्हारा 2 है तो यहाँ पे जाकर रुक जाएगा, ये तो डोमेन हुआ इसका। ऐसे तो कुछ ग्राफ बनेगा कि -∞ तक अगर जा रहा है तो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अगर -∞ तक जा रहा है तो क्या तुम्हें यहाँ पे चेक करने की जरूरत है कि कंटिन्यूस होगा ही नहीं होगा? डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा यार। जब -∞ तक जा रहा है तो ये तो पक्का क्या है, कंटिन्यूस है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और 2 पे भी तुमने चेक कर लिया तो ये तो पूरा कंटिन्यूस है। बीच में अगर उसे देना होगा तो वो बीच में कहीं दे देगा। मानो यहाँ पे मैं हटा दूँ, यहाँ पे इसको ऐसे करके हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ओपन लगा दिया, यहाँ पे कहीं क्लोज लगा दिया। तो हाँ, इस पॉइंट पे जो है, मान इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, तो इस ए पॉइंट पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया। यहाँ पे कर दूँ सेम चीज़ तो यहाँ पे भी कहीं डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो तुम समझ जाओगे। ठीक है ना, ये एक कंसेप्चुअल बच्चे वाला डाउट हो सकता था तुमको, तो मैं यहाँ पे कर दिया, मतलब लिख दिया यहाँ पे बेसिकली। तो यार अभी तक हम लोगों ने जो बातें करी ना वो सब फील वाली थी एकदम, बिल्कुल मतलब आया हो सकता है एकदम कंप्लीट फील आ गया होगा कंटिन्यूटी का, कि कैसे हम क्या सोचते हैं, कहाँ से सब हर चीज़ आ रही है। अब इसको, इस फील को मैं कन्वर्ट करूंगा मैथमेटिकल डेफिनेशन के अंदर। ओके, ये फील जो है वही चेंज हो जाएगी तुम्हारी मैथमेटिकल डेफिनेशन के अंदर। तो अभी तक मेरे को समझ में आया, अगर मैं पहले वाले ग्राफ को देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि पहले वाले ग्राफ को यार ये पीओडी था, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था। तो मैं ऐसा क्या मैकेनिज्म बनाऊँ, क्या सोचूं कि काम मेरा बन जाए। तो सबसे पहले मैंने देखा कि x इक्वल्स टू ए पे मेरी वैल्यू कितनी है इस ग्राफ की। तो वैल्यू तो कुछ यहाँ पे आएगी क्योंकि क्लोज यहाँ पर है, तो ये तुम्हारा एफ ए है, ये तुम्हारा एफ ए है। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट तुम्हें नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ x इक्वल्स टू ए का लेफ्ट हैंड साइड देखो तुम, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ कहीं होगा। बेसिकली मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे LHL देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? LHL। ठीक है, और ये क्या है? ये तुम्हारा इसका RHL है, RHL। ठीक है, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि LHL वो जो है वो किसको टेंड कर रहा है? वो FA को टेंड कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि LHL जो है वो FA के बराबर है। ठीक है, लेकिन RHL जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं है।
राइट। तो पहले वाला जो केस है तुम देख पा रहे हो कि आरएचएल जो है वो कहाँ टेंड कर रहा है, वो कुछ ऊपर किसी वैल्यू को टेंड कर रहा है, मान लेते हैं इस वैल्यू को सी बोल देते हैं, तो तुम्हारा आरएचएल किसके बराबर है, सी के बराबर है। पर एलएचएल और एफए मान लेते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं बी, तो ये क्या रहा है, बी के बराबर आ रहा है, और बी सी डेफिनेटली बराबर नहीं है। तो एलएचएल इक्वल्स टू एफ ए तो हो पा रहा है, एल इक्वल्स टू एफ ए तो हो रहा है हमारे वाले केस में, पर ये जो है ये आरएचएल के बराबर नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अच्छा अब जरा इधर आ जाते हैं सेकंड वाले केस के अंदर। अगर मैं अपना सेकंड वाला एग्जांपल कंसिडर करूं तो सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है ना कि एलएचएल और आरएचएल दोनों सेम है। तुम देख पा रहे हो अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ, मान लो इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ बी, तुम देख पा रहे हैं कि हमारा एलएचएल और हमारा आरएचएल इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों की वैल्यू बी आ रही है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात हम ये देख पा रहे हैं कि एक्स इक्वल्स टू ए पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ ए, क्या ये एग्जिस्ट भी करता है, क्या नहीं करता। तुम देखो ना एफ ए जो है उस पर ओपन सर्कल है और कोई क्लोज नहीं है कहीं पर भी, यानी कि एफ ए तुम्हारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, अच्छा ओके। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता तब भी मेरा आंसर कितना आ रहा है, पीओडी आ रहा है। पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो तुम, पर हम आगे बढ़ जाते हैं, मजा आ रहा है जो भी है। तो ये हमारा एलएचएल है, ये तुम्हारा आरएचएल है। अच्छा, इस बार हमारा क्या हुआ कि इस बार हमारा एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या गए, बराबर आ गए। अच्छा, और जो हमारा एफ ए है इस बार वो देखो वो भी एग्जिस्ट हो गया। देखो ना एफ ए जो है वो यहाँ आ गया ऊपर, एग्जिस्ट तो हो गया ना, आंसर तो आएगा ना इसका। पर ये साफ साफ दिख रहा है कि एलएचएल आरएचएल भले ही बराबर हो पर एफ ए के बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल किसको टेंड, किस वैल्यू को टेंड कर रहे हैं, इस वैल्यू को जिसको हमने बोला है बी। पर ये जो एफ ए है ये कितना है, ये सी है, और सी और बी बराबर नहीं है। तो ये वाली किस बन रहा है यहाँ पर, ओके। अब जरा इस वाले केस पर जाते हैं, और ये भी डिसकंटिन्यूटी की निशानी है। ये जो केस बन रहा है ये भी डिसकंटिन्यूटी की निशानी है, ये जो केस बना था ये भी डिसकंटिन्यूटी की निशानी थी। अच्छा, इधर देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें देखो इसमें एलएचएल और आरएचएल ये दोनों अलग अलग है, तो ये तो काम ही तमाम हो गया है। तो क्योंकि यहाँ पर एलएचएल और आरएचएल बराबर ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर मैं फंक्शन के अंदर ए डालता हूँ तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो, है ना, दोनों पे ही ओपन सर्कल है। तो ये जो कंप्लीट कहानी है ये भी आपका डिसकंटिन्यूटी की निशानी है। तो तुम बोलना क्या चाह रहे हो, ये चारों हटूंगा मैं, नहीं नहीं रुक जाओ एनालाइज कर ले। इधर देखो, इधर अगर मैं देखूँ कि एलएचएल एंड आरएचएल दोनों ही किसको टेंड कर रहे हैं, सेम वैल्यू को टेंड कर रहे हैं, मानते हैं इसको बी। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में एलएचएल और आरएचएल हमारा बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दुखद ये हो गई कि भाई साहब एफ ए जो है ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ये भी हमारा डिसकंटिन्यूस हो रहा है। अच्छा, अब ये देखो फाइनली एक ऐसा पॉइंट ए जहाँ पर ये पॉइंट जो है वो कंटिन्यूस है। इस पॉइंट पे तुम देख पा रहे होगे कि एलएचएल हो चाहे आरएचएल हो चाहे एफ की खुद की वैल्यू हो, देखो पहला पॉइंट तो एलएचएल और आरएचएल बराबर है, पहली चीज़ हमने यहाँ पे ये नोटिस करी। दूसरी हमने ये बात यहाँ पे ये नोटिस करी कि एफ ए जो है वो भी एग्जैक्टली इन्हीं के बराबर आ रहा है। तुम देख पा रहे होगे सब कुछ क्लियर एकदम, बिल्कुल क्लियर एकदम। ठीक है, तो अगर ये तीनों एग्जिस्ट करें और तीनों के तीनों क्या हो, बराबर हो, तब हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो ए पॉइंट होगा क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूस होगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन बन गई किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने की। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी ये कि कंटिन्यूटी अराउंड अ पॉइंट, इतनी लंबी डेफिनेशन लिखने से अच्छा हम इस पूरी डेफिनेशन को हटा सकते हैं। ठीक है ना, इस पूरी डेफिनेशन को हटा सकते हैं और इस डेफिनेशन की जगह हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जिस्ट करनी चाहिए और तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो जो तुम्हारा x इक्वल्स टू ए है वो क्या है, वो क्या है, बोलो बोलो, वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन में कि एल एच एल के बराबर ना हो पाए, या फिर आर एच एल एफ ए के बराबर ना हो पाए, या फिर एल एच एल एफ ए के बराबर ना हो पाए, या फिर तीनों में से कोई एक चीज़ एग्जिस्ट ना कर पाए, तीनों ही केसेस में जो तुम्हारा x इक्वल्स टू ए है वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा पी ओ डी हो जाएगा। सर जी पी ओ डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। अच्छा, तो ये तो हमारा एक केस हुआ है अभी तक। ठीक है, तो क्या मैं हर एक के लिए अलग कंडीशन बनाऊंगा, ना 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 ना, हर एक के लिए अलग अलग नहीं बनेगी। सारे ये जो दो है ना, ये जो दो बचे हुए हमारे पास, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ये तो सब बस ये सेम ही है, सब ये है, मतलब ये तुमने, क्योंकि ये सब कुछ सेम है, तो मैं इन सबकी डेफिनेशन हटा रहा हूँ यहाँ से और इसी के हिसाब से समझा दूंगा तुम्हें, इसी एल एच एल आर एच एल की मेथड के तरीके से, क्योंकि इससे तुम बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे, फंडामेंटली तुम एकदम क्लियर हो जाओगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है ना, एल एच एल आर एच एल वाले तरीके से। ठीक है, तो बात कर लें कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स, तो ये थे हमारे एंड पॉइंट्स वाले एग्जाम्पल, हम लोगों ने ये लिए थे, सबसे क्रिस्टल क्लियर करने वाले एग्जाम्पल थे हमारे, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यार अगर एंड पॉइंट पे देखूंगा तो तुम्हें याद है मैंने लिमिट में भी ये बात करी थी। लिमिट में मैंने क्या बात करी थी, लिमिट में मैंने ये बात करी थी तुमसे, बड़े अच्छे से बात करी थी कि अगर कोई जो ग्राफ है उसकी तुम एंड पॉइंट पे पहुंच गए तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर एच एल ही देखेंगे, एल एच एल तो डिफाइन ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुम एल एच एल डज नॉट एग्जिस्ट, ना ना ना, एल एच एल डिफाइन ही नहीं है, तुम यहाँ पे सिर्फ आर एच एल ही निकाल सकते हो, यहाँ तो एल एच एल निकाल ही नहीं सकते, राइट। सिमिलरली अगर तुम इस पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ से तुम एल एच एल ही निकाल सकते हो, यहाँ तुम आर एच एल निकाल ही नहीं सकते।
ठीक है, अगर निकाल ही नहीं सकते तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना। तो फिर एग्जिस्टेंस वाली बात नहीं आनी चाहिए फिर। तो एंड पॉइंट पे मैं क्या चेक करूंगा, अगर ये मेरे को दिख रहे हैं कि ये मेरा एक पॉइंट है मान लो ए और ये मेरा दूसरा पॉइंट है मान लो बी, तो ये ए और ये जो बी मेरे पॉइंट है, यहाँ पे ए मेरा लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट है और बी मेरा राइट मोस्ट एंड पॉइंट है। तो अगर ए मेरा लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट है तो यहाँ मैं ये बोलूँगा कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पर एफ ए और ये बंदा जो है बराबर होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा एफ ए की वैल्यू आर एच एल के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और अगर तुम राइट मोस्ट वाले पे देखोगे तो एल एच एल जो है उसकी वैल्यू एफ बी के बराबर होनी चाहिए। तो एफ बी की वैल्यू और एल एच एल की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये एल एच एल किसका निकाल रहा हूँ मैं, एल एच एल निकाल रहा हूँ मैं एक्स इक्वल्स टू बी का, और यहाँ पे मैं आर एच एल किसका निकाल रहा हूँ, ये आर एच एल निकाल रहा हूँ मैं एक्स इक्वल्स टू ए का। ये रिक्वायर्ड कंडीशन बन रही है एंड पॉइंट्स के लिए, समझ गए। अब इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है F2 अगर तुम देख पाओ तो F2 तो ये है, पर जो RHL है, RHL और F2 डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, POD हो जाएगा। इधर देखो, इधर LHL और जो फंक्शन की वैल्यू है F4, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये POC हो जाएगा। यही सेम चीज़ तुम हर एक में लगा सकते हो, यही इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो अगर मैं एंड पॉइंट पे बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, अगर लेफ्ट मोस्ट तुम्हारा पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, तो मैं ये बोलूँगा कि लेफ्ट मोस्ट वाले में तो एकदम समझ लीजिए बिल्कुल लेफ्ट पे कॉर्नर वाला, तो उसकी जो वैल्यू है, इस पॉइंट को मान लेते हैं, मान लो एक्स इक्वल्स टू ए बोल देते हैं इस पॉइंट को, तो एफ ए की वैल्यू आर एच एल के बराबर होनी चाहिए। आर एच एल किसका, एक्स इक्वल्स टू ए का आर एच एल, ठीक है। अब तुम सोचोगे क्या मतलब है इसका, आर एच एल का एक्स इक्वल्स टू ए पे, अरे कुछ नहीं, ये मतलब है इसका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स, ये मतलब है इसका, ठीक है, सही है बिल्कुल। अच्छा, राइट मोस्ट अगर पॉइंट है तुम्हारा, राइट मोस्ट, ठीक है ना, तो क्या आएगा, तो आएगा एफ, एक सेकंड, अब मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ एक्स इक्वल्स टू बी, तो एक्स इक्वल्स टू बी पे यानी कि एफ बी पे क्या आंसर आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि आर एच एल, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली तुम ऊपर भी लिख सकते थे, मैंने लिखा नहीं इसको इस फॉर्मेट में, तुम लिख सकते हो कि लिमिट, और यहाँ तो हम एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ए माइनस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट x tends to a plus fx and should be equal to fa, ठीक है। अच्छा, तुम सोच के देखो, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये किसके बराबर होते हैं, ये तो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होते हैं। तो इसकी जगह पे मैं शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a, सिंपल लिमिट लगानी है भाई साहब, सिंपल लिमिट का क्वेश्चन बनेंगे अब सारे के सारे। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx शुड बी इक्वल टू fx, शुड बी इक्वल टू fa। अगर ये हो पा रहा है दैट सिंपली सेज कि तुम्हारा जो कंटिन्यूटी अराउंड अ पॉइंट, यानी कि x इक्वल टू a क्या हो जाएगा, मेरा POC हो जाएगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं इंटरवल की बात करूं तो इंटरवल में हमने क्या बात करी थी कि अगर मेरा x जो है मान लो वो a, b क्लोज में के अंदर है, तो पहले तो ये चेक करो कि a पे क्या है, तो a हमारा लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट हो गया, b मेरा राइट मोस्ट पॉइंट एंड पॉइंट हो गया, और बीच वाला मेरे बिल्कुल ऐसा हो गया मानो बिल्कुल टॉप मोस्ट वाला केस कि कोई भी एक पॉइंट है इस टाइप का। तो बेसिकली जो इंटरवल वाला केस है ना, वो फर्स्ट और सेकंड वाले केस का ही तरीके से मिलन है। तो ऐसे मान सकते हैं कि अगर मैं एक लिए चेक कर रहा हूँ, अगर मैं एक लिए चेक कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि एफ ए शुड बी इक्वल टू वॉट, आर एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन मुझे क्या चेक करनी पड़ेगी कि एफ बी जो है वो लिमिट एल एच एल, एक्स टेंड्स टू बी माइनस ऑफ एफ एक्स, ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन मुझे क्या चेक करनी पड़ेगी, तो तीसरी कंडीशन के लिए मुझे कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ले लेते हैं कि कोई भी ऐसा सी ले लेते हैं जो इसके अंदर होगा, ए से बी के बीच में होगा, है ना। मैंने एक जनरल पॉइंट सी ले लिया, तो अगर मैं फंक्शन के अंदर सी डालूंगा तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सी के। तो एफ सी जो है बेसिकली वो किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा एफ सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये कंडीशन और ये कंडीशन तीनों की तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस कंडीशन का नाम देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, सही है। तो ये तो मैंने बात करी सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोज के लिए। अगर ऐसा होता मान लो ए कॉमा बी में ये क्लोज होता और बी पे ओपन होता, तो तुम्हें ये वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर होता ए कॉमा बी यहाँ पे क्लोज होता, यहाँ पे ओपन होता, तो फिर तुम्हें ये वाली कंडीशन की चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर इसकी जरूरत पड़ती, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि ए कॉमा बी दोनों ही ओपन है, तो फिर इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। पर तुम देख पा रहे हो कि हर किसी में ये वाली चेक करनी है। तो ये तीन कंडीशन हम कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल इन एंड आउट बिल्कुल बड़े तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि तीनों के तीनों तो मैं क्लियर हो गए कि कंटिन्यूटी अराउंड अ पॉइंट क्या चीज़ है, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स क्या है, एंड एन इंटरवल क्या है ना। अभी इसके मतलब हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं करे हैं, क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में ही करने वाले हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर होगा, है ना। अभी तुम सिर्फ बिल्कुल मजे में थ्योरी कर रहे हैं यार, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं मज़ेदार, है ना, उसी के ही मज़े ले रहे हैं बेसिकली, ठीक है।
तो अभी तक की दूसरी समरी क्या बनी, पहली समरी तो अपनी वही थी कि एंड पॉइंट्स और इंटरवल और उसमें हमें क्या करना होता है। दूसरी हम लोगों ने अभी तक जितनी भी डिस्कस करी है वो मैं थोड़ी बहुत लिख दी समराइज करके कि अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर मेट, कि भाई एफ एक्स जो होना चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए एक्स इक्वल्स टू ए पे, फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए ए पे, और फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स और एफ ए को बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर तुमसे कोई बोले कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो तुम ऐसा समझोगे कि अच्छा फंक्शन जो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, कॉस एक्स, हर पॉलिनोमियल फंक्शन में से, है ना। अच्छा, अगर वो बोले व्हाट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन डोमेन, तो इसका मतलब ये हो गया कि tan x, cosec x, sec x, cot x, यानी कि वो फंक्शन जो कंटिन्यूस है पर अपने डोमेन के अंदर है, पर हर जगह कंटिन्यूस हो ये पक्का नहीं है। ठीक है, आई होप सो ये दो चीज़ें तुम्हें क्लियर होने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डाउट्स हो सकते थे। अब मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रहा हूँ बेसिकली, है ना। ये सब चीज़ें तो तुम्हें समझ में आ गई, ये तो फील है जो तुम कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें जितनी बार इसको मतलब एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो मतलब और पता है फायदा क्या होता है, फील का हमेशा फायदा ही होता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की फील आ गई ना, फिर तुम उसको भूलते नहीं हो। मतलब तुम चैप्टर का कंटेंट भूल सकते हो पर तुम फील नहीं भूल सकते कभी भी। दैट इज द मेन मोटिव, मेरा पढ़ाने का मेन मोटिव यही है। ठीक है, चलो ठीक है, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नोट डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक इस तरीके का एक ग्राफ है, ठीक है ना, कोई एक इस तरह का हमारे पास ग्राफ है, और मुझसे बोला गया कि कंटिन्यूटी बताओ एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कंटिन्यूटी बताओ। पर ये तो तुम ग्राफ है, तुम देख पा रहे हो कि जीरो के लेफ्ट और राइट पे तो कोई ग्राफ ही नहीं है। देख रहे हो, जीरो जो है वो एकदम एक अलग ही पॉइंट है, अलग से एक आइसोलेशन है उसका। मतलब -1 से लेफ्ट साइड में ग्राफ है, 1 के राइट साइड में ग्राफ है, 1 पे भी कोई ग्राफ नहीं है, -1 पे कोई ग्राफ नहीं है, 1 जीरो पे बस एक पॉइंट है। ठीक है, पर जीरो से -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, जीरो से 1 के बीच में भी कोई ग्राफ नहीं है। तो ये यहाँ पे तो मैं मेरी सारी थ्योरीज ही खराब हो गई। मतलब लेफ्ट से राइट वाली थ्योरी, LHL RHL वाली थ्योरी, सब कुछ बेकार है यहाँ तो। ठीक है, तो यही तो सारी बात है कि जो कंटिन्यूटी है वो एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी जो है वो एक इंटरवल की प्रॉपर्टी है कि यार इतने से इतने इंटरवल में तुम्हारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है। अब जीरो के लिए हम लोगों ने ये बोल दिया था कि इसके LHL से RHL जाते वक्त, लेफ्ट से राइट जाते वक्त तुम्हारा पेन नहीं उठना चाहिए, या फिर LHL और RHL बराबर होनी चाहिए, राइट। यही तो बोला था हम लोगों ने, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो ग्राफ ही नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी जो है वो मीनिंगलेस है ना। कंटिन्यूटी का कोई सेंस ही नहीं बनता इस पॉइंट पे, क्योंकि ग्राफ ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी इज मीनिंगलेस। क्या बोलोगे, मीनिंगलेस। सही है, आई होप सो ये चीज़ तुम्हें समझ में आई, पहली बात। और दूसरा, इसको हम बोल देंगे एक्स इक्वल टू जीरो को, इसको मैं बोलूँगा आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि ऐसा पॉइंट है जो एक अलग सा पॉइंट आ गया जिसके लेफ्ट और राइट में कोई भी, उसके लेफ्ट और राइट प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, पास में, तो उसके लेफ्ट और राइट में कोई भी ग्राफ ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने अंग्रेजी में कैसे लिखा, तो इसी को ही मैंने अपना फोर्थ पॉइंट बना के लिख दिया, फोर्थ नोट की तरह लिख दिया कि इट शुड बी नोटेड दैट द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल, है ना। वो एक इंटरवल की प्रॉपर्टी है, और वो मीनिंगफुल सिर्फ और सिर्फ तब है जब एक्स इक्वल्स टू ए पे, एक्स इक्वल्स टू ए के इर्द गिर्द, उसके नेबरहुड पे कोई ना कोई ग्राफ होना पक्का होना चाहिए, पक्का ही होना चाहिए, वरना आइसोलेटेड पॉइंट के अराउंड जो तुम्हारी कंटिन्यूटी है वो क्या होती है, वो मीनिंगलेस होती है। ठीक है, आई होप सो ये तुम्हें मतलब एकदम क्लियर है ये बात। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके ठीक नीचे लिख सकते हो। अच्छा, इसका ये चलो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एक जाना में एग्जाम्पल हम जो ले सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तुम्हें पता है ln x का ग्राफ क्या होता है, ln x का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, मानो मैंने ये ग्राफ बनाया, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसे तो ग्राफ बनता है, राइट। और ये जो हमारा पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट होता है हमारा 1,0। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि चेक द कंटिन्यूटी एट, मान लेते हैं यहाँ पर ये है तुम्हारा x इक्वल्स टू -1, यहाँ पर चेक करो कि कंटिन्यूटी क्या होगी, तो ये तो तुम पागलपंती बेल लो यार, क्योंकि ये तो डोमेन में ही नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो भाई, तुम्हारी ये मैंने क्या बताया था कि अगर तुम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो डोमेन के अंदर अगर तुम चेक करोगे तो बात ही खत्म होगी सारी की सारी। एक्स इक्वल्स टू -1 के ना तो लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करना भी क्या है, मीनिंगलेस है। क्या है ये, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो ये भी एक आइसोलेटेड पॉइंट की तरह कंसिडर होगा। अब फिफ्थ पॉइंट जो है ना वो एक डाउट की तरह तुम लग सकते हो, जो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे लिए, और वो मैं थोड़ा भूल भुलैया की तरह दूंगा। एक ग्राफिकल क्वेश्चन दे देते हैं, जो हम लोगों ने लिमिट में भी इस टाइप का एक चीज़ करी थी, तो वही मैं कंटिन्यूटी में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बना के दिखाता हूँ तुम्हें, 2 ग्राफ दूंगा और तुम्हें बताना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये है तुम्हारे सामने ग्राफ। ठीक है, और तुम्हें A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और उसके आगे तक तुम्हें ये बताना है कि कौन से पॉइंट, कौन सा POC है और कौन सा POD है। ठीक है, ये बताना है तुमको। ठीक है, तैयार हो बिल्कुल, आई होप सो तुमने बता दिया होगा अभी तक। तो A0 जो है, A0 में हम देख सकते हैं कि पहला पॉइंट तो ये एक्सट्रीम है, लेफ्ट मोस्ट है, तो यहाँ पर LHL तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, RHL हम चेक कर सकते हैं। तो यार देखो, RHL ये है तुम्हारा और ये तुम्हारा A0 होगा, दोनों ही सेम है, तो A0 क्या होगा मेरा, A0 क्या होगा, A0 मेरा पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होगा। ठीक है, बढ़िया। A1 पे चेक करो, A1 पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि ये मेरा LHL है, ये मेरा RHL है, और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, पर जो मेरा A1 है वो टॉप पर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेरा P और D होगा, क्योंकि वो बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, A2 पे देखो, तो A2 में क्या दिक्कत हो रही है, A2 में तो मेरा LHL
और आर एच एल, ये बराबर है, एल एच एल और आर एच एल हमारा बराबर आ रहा है, पर तुम्हारा जो एफ ए टू है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारा जो एफ ए टू है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो बस बात खत्म हो गई। फिर तो ये भी कितना हो गया, पी ओ डी हो गया ये भी। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं ए थ्री को देखता हूँ। तो ए थ्री पे क्या हो रहा है, तो यार ए थ्री पे तुम साफ साफ देख सकते हो कि डिसकंटिन्यूटी है। क्यों है डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि पहला पॉइंट तो ए थ्री में तुम्हारा डिफाइंड नहीं है। देखो ना तुम ए थ्री जो एफ ए थ्री जो तुम्हारा पॉइंट है उस पर कोई आंसर नहीं है। अगर मैं फंक्शन के अंदर ए थ्री डाल दूंगा तो उस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू नहीं आने वाली है। और दूसरा कि इसका एल एच एल जा रहा है ऊपर और आर एच एल जा रहा है नीचे। बेसिकली एल एच एल जो इसका जा रहा है वो जा रहा है इन्फाइनाइट तक, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट हो गया एल एच एल। और आर एच एल जो है वो जा रहा है माइनस इन्फाइनाइट की तरफ, यानी कि वो क्या हो गया, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो ए थ्री पक्का क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा अगर मैं A4 देखूंगा तो यार A4 पक्का मेरा POC है। POC क्यों है भैया मेरा जी, ये मेरा इसलिए POC है क्योंकि P4 तुम A4 पे देख सकते हो वैल्यू भी है, LHL भी है एंड RHL भी है। A5 पे देखो, A5 पे LHL ऊपर जा रहा है इन्फाइनाइट की तरफ, यानी कि LHL एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी LHL और RHL जो है और जो ये है तुम्हारा F A5 ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन तब भी ये क्या होगा, ये POD होगा। क्या होगा ये POD होगा। क्यों होगा POD, क्योंकि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब A6 को देखो तो A6 में तुम देख पा रहे होगे कि LHL और RHL तो बराबर है, पर तुम्हारा A6 पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि FA6 डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, डिफाइंड ही नहीं है। बाकी तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो हो ही गया इसी वजह से। अच्छा अगर मैं A7 पे देखूंगा तो A7 पे LHL और ये रहा RHL। ठीक है ना, LHL और RHL, तो A7 पे हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो अपने आप ही हो गया ये। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप से कोई डाउट नहीं होगा और इन्फाइनाइट तक तो ये कंटिन्यूस जा ही रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये तो एक बात हो गई। अब मुझे यहाँ से बात क्या करनी थी, अगर मैं तुमसे बोलूँगा कि ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है ये कौन से पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं है, कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, फिर ऐसा समझ लो कि ये पॉइंट फंक्शन जो है कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो तुम बोलोगे A1 पे है, A2 पे है, A3 पे है। ठीक है, और A5 पे है, A6 पे है एंड A7 पे है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा तुमको। अगर मैं बोल दूं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है पर इन डोमेन। ठीक है, इन डोमेन बोलते ही जितने भी ऐसे बंदे हैं ना जहाँ में तुम्हारा फंक्शन जो था वो डिफाइंड नहीं था, वो सारे के सारे अपने आप हट गए, वो सारे के सारे अपने आप हट गए। अब बात कर लेते हैं A1 A2 A3 A5 A6 A7। A1 पे क्या फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, जी बिल्कुल करती थी। तो A1 तो अभी भी डिसकंटिन्यूस करने वाला है। देखो ना A1 पे अभी भी तुम्हारी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हाँ तो सही, कोई दिक्कत नहीं। A2 पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी। वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसका मतलब हो गया कि A2 जो था वो डोमेन के अंदर नहीं था। ओहो हो, डोमेन के अंदर ही नहीं था वो, तो A2 उसके अंदर आएगा ही नहीं। जब डोमेन के अंदर ही नहीं था तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना जैसे 10x का ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोई तुम पाई/2 को थोड़ा कंसिडर करोगे कि अरे यार देखो पाई/2 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, ना 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 ना, पाई/2 तो डोमेन के अंदर ही नहीं है, तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब डोमेन के अंदर है ही नहीं तो उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम A2 को लेंगे ही नहीं। सिमिलरली हम लोग A3 को भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डोमेन के अंदर है ही नहीं। अच्छा A4 तो है ही कंटिन्यूस। A5 हाँ जी A5 पे लेंगे क्योंकि A5 पे तुम्हारी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब सिमिलरली A6 को नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि A6 पे भी तुम्हारा डोमेन के अंदर नहीं है, देखो है ना, इस वजह से। और A7 हाँ ये लेंगे तुम, A7 हम लोग लेंगे। तो ये हमारी बात हो गई। ठीक है, परफेक्ट, एकदम क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, अच्छा यहीं से ही मैं तुम्हें चाहूँ तो यहीं पे एक पॉइंट लिखा दे रहा हूँ 5 पे, जिसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूटी। ठीक है, और लेफ्ट कंटिन्यूटी। तो राइट कंटिन्यूटी क्या होता है, राइट कंटिन्यूटी होता है जब तुम्हारा RHL बराबर हो जाए FA के, और लेफ्ट कंटिन्यूटी होता है अगर तुम्हारा जो LHL है वो बराबर हो जाए FA के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर राइट है और कहाँ पर लेफ्ट है। तो अगर तुम इधर देखो A0 पे, तो A0 पे तो बात ही करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे हम यहाँ बोल सकते हैं काइंड ऑफ की राइट कंटिन्यूटी है, वरना ये तो पूरी कंटिन्यूटी है क्योंकि LHL डिफाइंड ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ A1 पे, तो A1 तो POD है, तो POD में ही ये RHL बेसिकली राइट कंटिन्यूटी और लेफ्ट कंटिन्यूटी का कंसेप्ट होता है। पर यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे ये LHL और RHL बराबर है, पर वो कोई भी FA के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ना तो राइट कंटिन्यूटी है, ना तो यहाँ पर RC है, ना तो यहाँ पर LC है। ठीक है ना, राइट कंटिन्यूटी लेफ्ट कंटिन्यूटी दोनों में से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ A2 पे, तो A2 पे तुम ये बोल सकते हो कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो तुम ये बोल नहीं सकते कि RHL किसके बराबर होगा या LHL, तो यहाँ पर भी दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर तुम A3 की बात करो तो A3 पे भी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर भी हम दोनों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। फोर्थ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ वाले में तो यार RC भी है और LC भी है, बेसिकली पूरी कंटिन्यूटी है, तो यहाँ पर भी RC और LC का कंसेप्ट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे कि A0 में नहीं थी। A5 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बात बनी, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो LHL है वो तो डज नॉट एग्जिस्ट है, पर जो RHL है तुम देख पा रहे हो कि RHL और FA5 ये बराबर है। तो यहाँ पर किसका कंसेप्ट है, RC का कंसेप्ट है, यहाँ पे ये RC वैलिड हो रही है।
ठीक है, और LC नहीं है यहाँ पर, LC तो है ही नहीं है, मतलब साथ में तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं इस वाले में A6 पे देखूंगा तो A6 पे भी यही हो रहा है, देख पा रहे होगे तुम कि A6 पर तुम्हारा फंक्शनल वैल्यू ही नहीं है तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। A7 पर तुम देख सकते हो फिर से RC आ गया। RC क्यों है भाई, राइट कंटिन्यूटी क्यों है, क्योंकि RHL जो है वो FA के बराबर है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो एक और ग्राफ ले सकता हूँ इस सिंपल RC और LC के ऊपर, जो एक बार में समझा देगा तुमको। अगर मैं इधर देखूं तो A पर तुम देख पा रहे होगे कि LHL जो है वो FA के बराबर है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर LC है, ठीक है। अगर तुम B पर देखोगे तो B पर हमारा LHL ये आ रहा है और RHL हमारा ये आ रहा है, और RHL हमारा किसके बराबर है, FB के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा RC है, ठीक है। तो ये एक लौता एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए क्लियर है LC और RC का कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो LC हो गया, RC हो गया। अब एक और ग्राफ ले लेते हैं, कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा ले लेते हैं, है ना, जिससे कि हम ये बात को वाइंड अप कर सकते हैं और मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ जी यार तुम्हें सब समझ में आ गया, ठीक है, वरना मुझे कन्फ्यूजन होती रहेगी ना कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। तो एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं और तुम्हें फिर सब समझ में आ जाएगा। तो ये है तुम्हारे सामने मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमको वही काम करना है कि हर पॉइंट पे बेसिकली चेक करना है क्या क्या नहीं है। तो अगर मैं 0 पे चेक करूंगा तो 0 बेसिकली सबसे लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है और यहाँ पर डेफिनेटली कंटिन्यूटी है, POC है। ये क्यों है POC, क्योंकि RHL देख पा रहे तुम कि आपका F0 के बराबर है, तो ये POC है, कंटिन्यूस है डेफिनेटली। सिमिलरली अगर मैं और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट देखना चाहूँ तो अभी दूसरे में बाद में आएंगे, 1 पे बात कर लेते हैं। तो अगर मैं 1 पे बात करूँ तो यार 1 पे तुम दिख रहा होगा कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि जंप है यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली POD है, ठीक है, बात खत्म। अगर मैं सेकंड पे बात करूँ तो ये मेरा LHL है, ये मेरा RHL है, ठीक है, तो क्या है, POD है 2 पे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्यों है ऐसा, क्योंकि 2 पे तुम्हारा फंक्शन जो है डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि डोमेन में बताओ तो मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पे कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 2 जो होगा वो होगा ही नहीं डोमेन के अंदर, ठीक है। अच्छा, 3 पे देखो, 3 पे यहाँ पर ओपन है, पर यहाँ पर फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर दिया गया, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, LHL RHL बराबर है पर स्किप है, ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा POD, ठीक है। 4th पे बोलो तो 4th में वही है कि LHL है, ये मेरा RHL है और ये भी हो रहा है, तो 4th क्या हो जाएगा, 4th तुम्हारा पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा। 5th क्या है, 5th पे भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा, है ना, सिंपल है, क्योंकि LHL RHL ये सब बराबर है ना। अब तो काफी ऑब्वियस हो गया। तो मतलब मेरा मतलब ये था कि अगर कोई उल्टे सीधे तुम्हें ग्राफ बना के दिखा दे तो डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब आता है, ठीक है। अच्छा, इधर देखो तो इधर क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली 6 पे क्या होने वाला है, 6 पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि LHL जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, LHL इन्फाइनाइट है और RHL तुम्हारा माइनस इन्फाइनाइट है, तो दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारी इस पर हमने लेवलिंग काइंड ऑफ कर दी है। तो ये हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया जो है कंसेप्चुअल बातें कर ली हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे ये लोग एक्चुअल में हम लोग इसको यूज जो भी है मॉड सिग्नम एक्स, ठीक है। तो यार अब देखो यहाँ पे मॉडुलस आ गया, मॉडुलस आते ही मेरे दिमाग में चल रहा है भाई साहब LHL RHL, ठीक है। जैसे मैंने देखा मॉडुलस, ओके। तो पहले तो हम लोगों ने क्या बोला, उसने बोला कि इसको x = 0 पे निकालना है, ठीक है ना। कहाँ चेक करना है इसको, उसने दे रखा है तुमको कि x = 0 पे पता कि कंटिन्यूस है या नहीं है, मुझे मतलब नहीं कि आगे पीछे क्या है, मुझे बस इतना पता कि x = 0 पे क्या कहानी चल रही है इसकी। तो मैंने कहा देखो भाई सीधी बात है, पहले तो मैं अपना शिट निकाल लें, शिट F0 क्या होगा, तो F0 का सिग्नम के अंदर 0 हो, यानी कि सिग्नम 0 0 का मॉड 0, ठीक है, बात खत्म। ओके, अब इसका निकाल लेते हैं LHL, तो 0 माइनस मॉड के अंदर सिग्नम x, है ना, मॉड के अंदर सिग्नम x, राइट। अब तुम सोच के देखो x के अंदर 0 माइनस आ रहा है, 0 माइनस यानी कि 0 तो ठीक पहले वाला, राइट, यानी कि बेसिकली समथिंग नेगेटिव, राइट। और सिग्नम के अंदर अगर कुछ नेगेटिव डाल दूंगा तो आंसर -1 आने वाला है, राइट है। तो -1 का जब मॉडुलस लोगे तो आंसर कितना आएगा, सर जी बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस होगा तो अंदर क्या आने वाला है, सिग्नम x के अंदर 0 प्लस यानी कि 0 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 0 के राइट में, यानी कि 0 से पॉजिटिव, यानी बेसिकली पॉजिटिव। तो सिग्नम के अंदर पॉजिटिव डालोगे तो आंसर 1 आएगा। तो 1 का मॉडुलस कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। एंड टू माई एक्सेलेंस, ये दोनों तो बराबर है, मतलब LHL और RHL बराबर है। FA जो है वो भी आपका एग्जिस्ट करता है, पर क्या ये तीनों बराबर है, नहीं, ना बिल्कुल भी बराबर नहीं है ये लोग, ये बराबर नहीं है। दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, सिंपल यही गड़बड़ है कि x = 0 पे ये बंदा कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, ये बंदा कंटिन्यूस नहीं है। अब बिना ग्राफ बनाए क्या तुम इसमें कुछ प्रेडिक्शन दे सकते हो क्या? मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि मतलब मैं इसके बेसिस पे कुछ चीजें बना भी सकता हूँ, कुछ चीजें ग्राफ बना सकता हूँ, एटलीस्ट x = 0 पे तो बड़ा अच्छे से ग्राफ बना सकता हूँ। अगर ये मेरा 0 है ना और ये मेरा y एक्सिस है डेफिनेटली, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा 1 है, ठीक है। तो 0 पे x = 0 पे हमने देखा कि जब हम 0 डाल रहे हैं तो 0 ही आंसर आ रहा है, ठीक है, 0 डाल रहे हैं तो 0 ही आंसर आ रहा है, यानी कि 1 पॉइंट तो पक्का होगा। और जब मैंने 0 के राइट साइड में देखा तो आंसर 1 था, यानी कि 0 के ठीक राइट साइड में यहाँ पे भी आंसर 1 है, ठीक है। एंड सिमिलरली 0 के ठीक लेफ्ट साइड में आंसर क्या है, फिर से 1 है। ओहो, यानी कि 0 पे एक ओपन सर्कल बनेगा, बाकी उसके ठीक, मतलब समझ गए ना यहाँ पे क्या हुआ। अगर तुम इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 पे
यहाँ पर ओपन सर्कल है, ठीक है, पर इसके बाद कुछ है, इसके बाद भी कुछ है। ये मैंने कहाँ पे बनाया, मैंने एक्जैक्टली y इक्वल्स टू 1 पे बनाया, राइट। अब तुम कॉमन सेंस लगा के देखो, जीरो के आगे अगर तुम इसमें कुछ भी डाल दो, मानो तुमने 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 7.5 डाला, पाई की पावर e डाल दिया, e की पावर पाई डाल दिया, जो तुम्हें डालना डाल दो, ठीक है। अगर तुमने कोई भी चीज पॉजिटिव डाली है तो आंसर पक्का बनाने वाला है, तो पक्का है तो बस बात खत्म हो गई, तो 1 ही आएगा। अच्छा, अगर तुम कुछ नेगेटिव डालोगे तो आंसर पक्का -1 आएगा, लेकिन -1 का मॉडुलस कितना होगा, 1 ही होगा, तो नेगेटिव में भी आंसर कितना रहने वाला है, 1। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ देख रहे हो क्या गजब का ग्राफ है। ग्राफ इतना सा है कि अच्छा खासा हमारा ग्राफ बन रहा था y इक्वल्स टू 1 लाइन का, बस एक x इक्वल्स टू 0 पे इस बंदे ने जंप मार दिया नीचे और फिर वापस ऊपर। ये समझ में आ रहा है ना? थोड़ा कलर चेंज करके दिखा सकते हैं तुमको, ठीक है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे जंप है, ये जंप है, और फिर इसका जो भारी जो उसने भरा हुआ है वो उसको नीचे आके भर दिया। अगर हम इसके आगे आए, डिब्बा x निकालते हैं, चलो डिब्बा x। तो डिब्बा देखते ही अपने को समझ में आ गया कि भैया LHL RHL पे तो खेलना ही पड़ेगा। तो डिब्बा x में कहाँ निकालने वाला हूँ, तो मान लो मैंने डिब्बा x निकाला, कोई भी रैंडम नंबर, मान लो मैंने 5 चुन लिया, x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5 पे बताइए कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो मैंने जब डिब्बे के अंदर 5 डाल दिया है ना, तो आंसर 5 ही आ रहा है ना। तो F5 जो है हमारा वो तो 5 ही है। अच्छा, अगर मैं इसमें अंदर ये डालूंगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, है ना, तो क्या आएगा आंसर, अरे 5 माइनस यानी कि 4.999, 4.999 का डिब्बा क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ठीक है, तो 5 प्लस यानी कि 5.0001, राइट, दैट मीन्स कि उसका डिब्बा कितना होगा, 5 होगा। तो ये दोनों तो बराबर है, पर ये अलग है, राइट है। सो बेसिकली दैट सिंपली मीन्स कि क्योंकि तीनों बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 5 पे ये बंदा क्या होगा, ये बंदा डिसकंटिन्यूस होगा, यानी कि POD होगा साहब, ठीक है। ऊपर वाले में POC हो रहा था, नहीं आपका मॉड सिग्नम x के अंदर भी क्या हो रहा था, वही हो रहा था आपका, हाँ वही हो रहा था, क्या हो रहा था, POD हो रहा था, ठीक है। अच्छा, इधर देखो, अगर इसके बारे में कुछ बात करनी चाहो तो, ठीक है, इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी कंटिन्यूटी है, क्या तुम इसके बारे में बोल सकते हो। देखो कहीं पर भी सही, अगर यहाँ पे कहीं भी 5 होगा, यहाँ पे मान लो 4 होगा, तो 4 का जो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये 4 है और ये 5 है, ठीक है ना, तो 4 पे क्लोज होगा, ठीक है, और फिर ये ऐसे जाएगा ऐसे करके, और फिर ये ऊपर क्लोज हो जाएगा ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना। यू कैन जस्ट सी कि F5 पे हम लोग को तो 5 पे निकालना था, 5 का LHL बोल, LHL कितना आ रहा है, देख 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ही आ रहा है। RHL कितना है, RHL हमारा 5 है, RHL हमारा 5 है, और वैल्यू भी कितनी है, 5 है। तो ये क्या है, ये है राइटियस कंटिन्यूटी, राइट, जो हम लोगों ने बोला भी था कि अगर RHL जो है, अगर वो बंदा F5 के बराबर हो जाए, दैट मीन्स कि ये एक राइट कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ मजे मजे में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और तुम्हें ये भी समझ में आने लग गया होगा कि कैसे वो बंदा लिमिट लगा के देगा। अभी तो मैंने बहुत बच्चों वाला एग्जांपल लिया है, डिब्बा x की जगह में कोई खतरनाक सा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जिनमें जो हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रखे हैं वो यहाँ पे लगा दूं और बोलूंगा बता बेटा x इक्वल्स टू 5 पे कितनी कंटिन्यूटी होगी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, या फिर सिंपल लिमिट लगा निकालनी पड़ेगी, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना। तो समझ गए तुम कि वो बेसिकली सारा काम लिमिट का ही है इसमें, ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब क्या होगा कि हम फिर से बोर होंगे, जैसे लिमिट पे बोर हुए थे, ऐसे हुए नहीं होंगे, फिर भी अगर हुए थे तो नहीं, ऐसा ये पूरा आंसर नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी में सिर्फ लिमिट नहीं है ना, उसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, डेफिनेटली बहुत ही टाइम लगा करके बढ़िया का तरीके से एकदम है ना, एकदम बेस्ट कर देंगे। ऐसा है, मतलब यूट्यूब की मरम्मत चल रही है इस टाइम पे, मैंने जितना भी कचरा फैला हुआ है उसको एक जगह साफ करके बेस्ट टू बेस्ट डालना है इसमें, ठीक है, बस ये एम चल रहा है इस टाइम पे। अच्छा, और अगर मैं कुछ लेना चाहूँ, मैं तुम्हें एक अलग टाइप का दूंगा यहाँ पे, मैं फिर से तुम्हारे सामने डिब्बा एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। और अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने ये पूछा कि ये बता मेरे को, क्या ये कंटिन्यूस है, क्या ये कंटिन्यूस है इन 2,3 दोनों में क्लोज लगा दिया मैंने, ये बता मेरे को, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। हाँ सोचो, सही होगा मेरे हिसाब से तो, गलत होगा, नहीं सही होगा, गलत होगा, सही होगा, मैं क्यों बताऊँ, सोचो अपने सोचो। तो अगर तुम ग्राफ बनाओगे इसका, ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं, हाँ जी। तो ये है 1, ये है 0, ये है 2, ये है 3, ठीक है। तो 2 पे कुछ ऐसा कुछ बनना होगा, ठीक है, ये खटैक कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, ठीक है। 3 पे भी कुछ इसी टाइप का बनना होगा, राइट भाई साहब, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी 2,3 है ना, 2,3 क्लोज पे बता मेरे को, मैं सीधे ग्राफ इसलिए बना दिया ना क्योंकि आलस, बेसिकली कौन निकालेगा लिमिट इसकी यार बार बार, है ना, LHL RHL निकालूँ हर पॉइंट पे, इतना पागल थोड़ी बैठा हूँ, है ना। जिसका ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ से बढ़िया कोई मेथड ही नहीं है ना, तुम देख पा रहे हो कि ग्राफ से जल्दी तो कुछ निकल ही नहीं रहा, है ना। अगर तुम्हारे पास तुम ग्राफ बना सकते हो फिर तो तुम्हें LHL RHL की कोई जरूरत ही नहीं है, पर अगर तुम ग्राफ नहीं बना सकते, जैसे तुमको गंदा सा फंक्शन दे दूंगा तो उसमें तो तुम ग्राफ नहीं बना पाओगे ना एकदम से, तो उसमें फिर तुम LHL RHL निकालो, है ना। पर ज्यादातर केस में तुम्हें LHL RHL ही निकालना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड्स भी वो बहुत कम देता है। JEE एडवांस में उम्मीद रख सकता हूँ कि हाँ वो ग्राफिकल खेलेगा। खैर अब इधर आ जाते हैं, तो उसने बोला कंटिन्यूस इन 2,3 का क्लोज्ड है। अच्छा जी, तो ये है 2, ये है 3, मैंने क्या बोला था, कैसे चेक करते हैं इसको, पहले 2 को ऐसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था कि कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, तो तुम कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। फिर ऐसे दिया होता है x इक्वल्स टू 3, तो फिर से तुम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह चेक करते, तो चलो चेक करके देखते हैं। तो क्या x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूटी तुम्हें दिख रही, बिल्कुल भी नहीं, जंप है साफ साफ, अरे x इक्वल्स टू 2 पे जंप है, तो ये तो POD हो गया,
जैसे ही मैंने बोला नहीं पीओडी, तुम सीधे इसका आंसर लिख दोगे ना भाई गलत बोल गया तू तो, ना भाई तू तो गलत बोल गया, क्योंकि 2 पे गड़बड़ होगी ना सारी, 2 पे जंप है, फिर 3 पे फिर से जंप है, लो डबल क्रॉस लग गया इस पे, तो ट्रिपल में मारूंगा नहीं, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो एक मिनट रुक जाओ, इसका अगर मैं बीच का देखूं 2 से 3 के बीच में, तो यार 2 से 3 के बीच में ये तो कंटिन्यूस है, हाँ जी, कोई जंप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आराम से बढ़िया अपन निकले थे एकदम सुबह सुबह दिल्ली से एकदम, है ना, बेहतरीन तरीके से जयपुर गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, राइट, क्योंकि कोई रास्ते में कोई गड्ढा नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं, कोई जंप नहीं है। अच्छा गड्ढे में तुमने गलत मत समझना, गड्ढे का मतलब ये नहीं है, अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है ना, गड्ढा मतलब गलत समझ रहा हो तो, मतलब बेसिकली जंप टाइप, राइट, कि ऐसा आया फिर ऐसा आया और फिर ये गड़बड़ है ना, यहाँ पे जंप आ गया ना, ऐसे करके जंप 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 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। ग्राफिकली तो बस कितना सिंपल है, ग्राफिकली सोचा तो हम ये समझ गए कि ये कंटिन्यूस कब होगा। अगर मुझसे ये पूछ लेगा तो मैं बोलूँगा 2,3 मतलब हटा दे यार बस दोस्तों, वो हटा दे तो अपना बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होता, पर तुमने दे दिया 2,3 क्लोज, तो इसका आंसर कितना होगा, ना 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 गलत बोल गए तुम, ठीक है, बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने। अच्छा अगर इसके अलावा कोई और, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मतलब मैं जनरलाइज कर दूँगी ना भाई ये तो डिसकंटिन्यूस ही होता है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि डिसकंटिन्यूस ही होता है, इसमें कोई वही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ डिब्बा एक्स, फिर से डिब्बा एक्स, और मैंने बोल दिया प्रूव कर कि हर एक्स इक्वल्स टू एन, जहाँ पे एन जो है एक इंटीजर है, ठीक है, या फिर मैं सीधे लिख सकता था एक्स इक्वल्स टू आई है, बट मैंने ऐसे लिख दिया एक्स इक्वल्स टू एन, जहाँ पे एन जो है इंटीजर। बेसिकली हर इंटीजर के लिए प्रूफ करो कि हर इंटीजर पे जो तुम्हारा डिब्बा एक्स है वो डिसकंटिन्यूस होता है। कहोगे कितनी बार पकाओगे, है ना, हमें पता है, समझ गया कि हाँ 2 पे डिसकंटिन्यूस था, जंप होता है, 3 पे भी जंप होता है, 4 पे भी जंप होता है, पता है मेरे को। मैंने कहा अगर तुझे इसको लिमिट की LHL RHL के हिसाब से प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे? ग्राफिकली तुमने इनफाइनाइट तो इंटीजर बनाए नहीं रखे, हाँ मुझे पता है डेफिनेशन से तुम बोल सकते हो, पर फिर भी एक वैसे पता है बकवास है बिल्कुल। ये इस चक्कर में रामानुजन भी मरे थे, इसी चक्कर में, मतलब मरे नहीं, मतलब उनको हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ गया था, क्योंकि जो चीज़ एकदम प्योर लॉजिक है उसको भी तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा मैथ्स में। अब मैथ्स की हिपोक्रेसी समझ सकते हो इसको। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मैं LHL और RHL वाला मेथड ही यूज़ करता हूँ। तो मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू n माइनस डिब्बा x, ठीक है, कोई भी मैंने इंटीजर ले लिया n, कोई भी, है ना, कुछ भी, हम तो सिंपल n ले रहे हैं, और n माइनस ये तो होगा LHL। तो अच्छा एक और चीज़ पहले वो निकाल के रख लें अपना डिब्बा n तो n ही आने वाला है। अरे n के नाम पे तो कुछ भी मान ले, n क्या इंटीजर है ना, तुम मान लो 599, कुछ भी मान लिया 599, तो 599 का डिब्बा तो 599 ही होगा ना, तो बस डिब्बा n का डिब्बा n ही होगा। अच्छा लेकिन लिमिट x टेंड्स टू n माइनस डिब्बा x, इसका आंसर कितना होगा? बहुत लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक सिंपल ले लेते हैं, मान लो मैंने लिया सिंपल सा 10 का माइनस करोगे तो क्या होगा 9.9999, और 9.99 का अगर तुम डिब्बा लोगे तो क्या आंसर आएगा 9 आएगा, राइट। तो 10 की जगह पे क्या आंसर आया 9 आंसर आया। तो n की जगह पे क्या आंसर आएगा n माइनस 1, है ना, एक हटाना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं बोलूँगा लिमिट x टेंड्स टू n प्लस डिब्बा x, तो इसका आंसर n प्लस 1 होगा। हाँ क्यों नहीं, गलत, n प्लस 1 नहीं होगा, सोचो, अरे n प्लस यानी कि 10.0001, तो 10.0001 का डिब्बा तो 10 ही होगा ना, यानी कि n ही होगा। पर ये तीनों आपके ख्वाबों में बराबर नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया सर जी, ठीक है ना, यानी कि दैट सिंपली प्रूव्स कि हर, मैंने तो सिंपल एक जनरल n के लिए प्रूव किया था, यानी कि हर n के लिए प्रूव हो गया क्या डिब्बा x जो है वो क्या नहीं है, बोलो क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं होगा किसी भी इंटीजर पे। हमने आज प्रूव कर दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म, है ना, बिल्कुल डेड एंड बरीड एकदम, ठीक है। अच्छा और क्या ले सकते हैं, और क्या बन सकता है इसके ऊपर, है ना, और भी कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल बन सकते हैं। ये अभी सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना, अभी सिर्फ फील ले रहे हैं इसकी, है ना, अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, ये इतना चुल्लू नहीं पूछेगा, पहले पूछता था, ऐसी वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, पहले पूछता था अब नहीं पूछेगा।